बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब, उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जनाब वीकेंड आपका बहुत ही अच्छा और बेहतरीन गुजरा होगा। और जनाब ये हफ्ता भी उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन गुजरे, क्योंकि खबरें जो है माहम वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही हैं जनाब। और 19 जून की तारीख जो है वो सामने आ चुकी है। कुछ 36-37 तारीखें देने के बाद माहम बिल आखिर जो है तारीख पे तारीख बिल्कुल अब 19 जून की तारीख आ चुकी है। और जनाब मकाम होगा बहुत ही खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड का, जहाँ पर पाकिस्तान की मेहनतों की बदौलत, पाकिस्तान की मुस्बत सिफारतकारी की बदौलत, और हम देख रहे हैं कि जनाब ये मुआहदा जो है वो होने जा रहा है और बाकायदा तौर पर दस्तखत हो जाएंगे। और पाकिस्तान को जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है। कल रात को ही जैसे जब ये ऐलान हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी ट्वीट में ये ऐलान किया कि जनाब अमरीका और ईरान के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद एक अमन मुआहदा तय पा चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है, और जिस पर अब देखना है कि बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत तो 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में मुतवक्के हैं, लेकिन पाकिस्तान की काविशों को बहुत सराहा जा रहा है। और जिस तरह से सरतोड़ कोशिशें की जा रही थी इन दोनों मुल्कों को बिठाने की और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की, और आए रोज़ हम डिस्कस भी करते थे और कहते थे बस मुज़ाकरात होने वाले हैं या नतीजा खेज मुज़ाकरात होंगे, तो फाइनली ये मुआहदा ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से अहम किरदार अदा करने जा रहा है, बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते खुसूसन मशरिक़ वस्ता, लबनान और दीगर तनाज़ात से मुतासरा इलाकों पर भी मुरतब हो सकते हैं। और इत्तलात के मुताबिक फ़रीक़ैन ने फ़ौजी कार्रवाइयों के ख़ात्मे और सिफारती रास्ते को इख्तियार करने पर जी इत्तेफाक कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद है। और इस पेशरफ्त में कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को भी नुमाया देख रहे हैं हम कि उनका बहुत किरदार रहा है। जबकि आने वाले दिनों में सालिसी करने वाले मुमालिक मुतादिद अहम मुलाकातें करेंगे ताकि मुआहदे पर अमल दरामद से कबल तकनीकी मामलात को हतमी शक्ल दी जा सके। बिल्कुल जी। और हम देख रहे हैं कि ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जो कि हो चुकी है। और इस मुआहदे की अगर बात करें तो इस मुआहदे को लेकर हम देख रहे हैं कि जनाब बहुत खुशाइन खबरें आना शुरू हो गई हैं। तेल की कीमतें जो हैं वो कम हो चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में। उम्मीद करते हैं उसके समरात पाकिस्तानी अवाम तक भी जल्द अज जल्द पहुँच जाएँ। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया था कि जो हमने नाकाबंदी कर रखी थी आपना हुर्मुज़ की, उसको अब हम खोलने जा रहे हैं। और जो शिप्स हैं जो कि तेल बरदार जहाज़ हैं, बड़े बड़े बहरी जहाज़ हैं, वो इजीली अब जो है वो वहाँ से गुजर सकते हैं। किसी किस्म का ब्लॉकेट नहीं है, किसी किस्म की नाकाबंदी नहीं है। अब फ्री ट्रेड जो है वो यहाँ पर हो सकती है। तो जनाब आज हम देखते हैं कि इस मुआहदे के ख़ास तौर पर ख़ित्ते पर, पूरी दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। क्या ये वाकई एक मुस्तकिल अमन की बुनियाद है या कुछ चैलेंजेस बाकी हैं, कुछ TORs ऐसे हैं जो बनवाना बाकी हैं, या दोनों फरीकैन विन विन सिचुएशन जो है वो अभी भी मजीद चाहते हैं। तो गुफ्तगू कर लेते हैं जनाब आयरे दिफाई उमूर गुल आयशा भट्टी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल आयशा साहिबा, अगर हम देखें तो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान के दरमियान जो अमन मुआहदे का ऐलान किया, आपके ख्याल में इस डेवलपमेंट को पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी के तौर पर किस हद तक देखा जा सकता है और पूरे खित्ते पर इसके क्या मुस्बत असरात हों? बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर ये बात हो रही है कि ये बहुत खुशाइंद है कि किसी एक ऐसे स्टेप पर पहुँचा गया है कि अब इसके बाद चीज़ें आसान होती हुई नज़र आ रही हैं, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है। क्योंकि ये डील बहुत मुश्किल थी। देखें फ्रॉम द डे वन, जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल था इसको किसी एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आना जिसके अंदर दोनों फ्रीकैन, स्पेशली वो जो एक दूसरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको किसी एक पॉइंट पर लेकर आना और चीज़ों को इस तरह से एक्सपेडाइट करना। अब इसके बाद जो अगला मरहला है वो एक और टेक्निकल मरहला होगा, जिसको हमने, अगर आपको याद हो तो हम डिस्कस करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ चलेगी। और अगला जो स्टेप है वो टेक्निकल स्टेप है, और आप देखेंगे पाकिस्तान की प्रेजेंस वहाँ पे भी रहेगी। उसकी वजह यह है कि उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना, स्पेशली न्यूक्लियर इशू को डिस्कस करना, और मुझे उनने 60 डेज का कहा हुआ है कि इसमें इन सारी डिस्कशन को वाइंड अप करना है और उसमें हतमी फैसले पे जाना है, तो वो बहुत क्रिटिकल होगा। लेकिन जितना अनटायरिंग पाकिस्तान काम करता रहा इस पीस के लिए, और वो आगे भी हमें होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो ये है कि उसकी जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसके अंदर पाकिस्तान की प्रेजेंस जो है वो हमेशा रहेगी। लेकिन जो हम स्पॉयलर की बात करते हैं कि स्पॉयलर जो है उसमें ऑब्वियसली इसराइल है। आपने कल भी देखा कि ऑल्दो
क्योंकि ये बात चल रही थी कि कभी भी ये डील साइन हो सकती है। तो इजराइल वाज अब वो जो बैरूत के ऊपर उसका जो अटैक था और उसके बाद भी हमने देखा कि कॉन्टिन्यूसली जो वो उसके अंदर सदर्न लेबनान के अंदर वो 20 उसने नई प्लेसेस को इवैक्यूएट किया, और जिस तरह से उसने ये भी कहा कि हम कहीं कभी भी विड्रॉ नहीं करेंगे अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन से, स्पेशली सीरिया के अंदर, और उसने गजा की बात की। तो ये बहुत मुश्किल होगा कि किस तरह से उसको लेकर चला जाएगा। बट इसमें मिस्टर ट्रम्प जो बार बार कह रहे हैं कि कल भी उन्होंने अपनी आफ्टर दिस अनाउंसमेंट उन्होंने अपनी स्पीच में उन्होंने वार्न किया इजराइल को बार बार में नेतन्याहू को कि अब इस पे से तुम बाज आ जाओ, लेकिन वो उस बात को मानेंगे? तो ये बहुत बड़ा स्पॉइलर है जिसको हमने देखना होगा। लेकिन जब भी हमने हिस्ट्री में देखा है कि इस तरह की डील साइन होती हुई नजर आई, तो बीच में इस तरह का कोई एलिमेंट जरूर होता है जो नहीं चाहता कि इसमें कोई ऐसा सोल्यूशन सामने है जो सबके लिए फायदेमंद हो। लेकिन इसमें खुशाइन बात यह है कि जिस तरह आप ऑयल की प्राइसेस की बात करें, क्योंकि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो सबके लिए प्रॉब्लम था, ठीक है। उसी तरह जब हम फर्दर आगे चलेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसमें से फायदा भी होगा, उसमें कहीं ना कहीं परेशानी भी होगी। लेकिन अब जो कमीशन बनेगा मुझे लगता है वो ट्रायलैटरल होगा, टेक्निकल कमीशन जिसमें पाकिस्तान की प्रेजेंस होगी दोनों पार्टीज के साथ, क्योंकि हमने बार ये बात जहन में रखनी है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे पे अभी भी ट्रस्ट नहीं करती। आपने देखा है कि पिछले एक हफ्ते में जब ये बात हुई थी कि कोई डील साइन होने वाली है, तो उसके दौरान में कितने नए ड्राफ्ट सामने आए, कितनी दोनों साइड से एक दूसरे को फिर दोबारा कहा जा रहा था कि चीजें जो है आयशा साहिबा ऐसे ही है कि अभी भी एतमाद उस तरह से नहीं है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि एटलीस्ट मुज़ाकरात की मेज पर बैठ रहे हैं और काविशें पाकिस्तान की और शहबाज शरीफ की हालिया सिफारती सरगर्मियों को देखते हुए क्या पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए एक मौसर आवाज बनकर सामने आया? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं जिस तरह से मैं पहले भी कह रही थी कि वो पाकिस्तान का जो पोस्टर है ना वो बहुत आपको स्ट्रांग इस पे नजर आया है। और ये वो चीज़ है जो कहते हैं कि वो बाय प्रोडक्ट है इस सारी जितनी भी हासिल हुई और इस सब के अंदर, और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हमें नजर आ रहा है। बिकॉज जहाँ पे भी आपको अप्रिसिएशन नजर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि ये इतना मुश्किल फैसला था कि एक यानी कितने सालों की 40 डेकेड्स की राइवलरी है और उनको साथ लेकर टेबल पर आना, ये इसके लिए तो सब ने हाथ खड़े कर लिए थे ना। यूरोप साथ नहीं था, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा एप्रीहेंशंस थी, और आपने साउथ एशिया में भी देखा कि कोई भी सामने नहीं आ रहा था। तो पाकिस्तान का सामने आना और इस सारे मरहले में से सबको गुजार कर लेके जाना और एक बेहतर फैसले के लिए, यानी पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान ने ना सिर्फ अमन का काम किया, अपने लिए तो बाद में बात आती है ना, क्योंकि हम तो फिर भी बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट वी आर सेफ, बट स्टिल अगर हमने इस मामले में रोल प्ले किया तो ये बहुत खुश आया था। और जो कौमों की जो हिस्ट्री होती है ना उसमें ये फैसले जो होते हैं इस तरह के डिसीजंस कि आपने एक रोल प्ले किया और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप देखेंगे इसमें फील्ड मार्शल का रोल, यूजुअली तो हिस्ट्री में कहा जाता है कि जी फील्ड मार्शल जब मिलिट्री जो होती है वो हमेशा जंगों के फैसले करती है, लेकिन यहाँ पे तो फील्ड मार्शल ने अमन का काम किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी हिस्ट्री में लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही। आयशा साहबा, वज़ीर आज़म ने देखें तो कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहा है। क्या पाकिस्तान ने भी पसे पर्दा सिफारती राब्तों या हम देख रहे हैं कि यकीनन अमन की हिमायत में बहुत ही मुस्बत किरदार अदा किया है? और इसके साथ साथ अगर हम देखें ईरान, सऊदी अरब और कतर पर देखें जिस तरह से हमले भी हुए और जंग को फैलाया गया ईरान की जानिब से, लेकिन उस सब के बावजूद उन सबको इस मामले पर एग्री करना, इस नुक्ते पर लेके आना, ये पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग भी रहा और ये भी कितनी बड़ी कामयाबी अगर इस डायरेक्शन में हम देखें? जी देखिए, आप अगर आप कतर की या सऊदी की बात करते हैं तो वो तो इफेक्टिव पार्टी भी थे ना, वो तो जंग का एक हिस्सा थे, लेकिन पाकिस्तान तो जंग का हिस्सा नहीं था ना। यहाँ पे डिफरेंस ये आता है, तो इसलिए पाकिस्तान की जो वो बात की जा रही थी, जो पाकिस्तान जो इस सारे मरहले का जो हिस्सा था वो बहुत क्रेडिबल था, क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान इफेक्टिव पार्टी नहीं था, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है। और दूसरी बात ये कि जो कॉन्स्टेंटली इनके आपस के जो मामलात हैं, इनके आपस के जो वो है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करना, क्योंकि देखिए मिडिल ईस्ट के अंदर भी तो आपको मुख्तलिफ पार्टीज बनती हुई नजर आ रही है। अभी आपको जो नए जो यूएई का रोल स्पेशली आपको नजर आ रहा है, और आपको कतर और सऊदी अरब एक तरफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ईरान दूसरी तरफ, तो ये 3-4 आपको ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि ये सब एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे, जो ईरान के अलावा, ईरान इंक्लूडिंग आई वुड से कि ये सब इफेक्टिव पार्टी भी थे एक दूसरे की तरफ से, तो उसमें पाकिस्तान बीइंग अ न्यूट्रल प्लेयर जो है उसका यूनिक भी रोल था। और फिर पाकिस्तान ने किस तरह से जो बैक चैनल डिप्लोमेसी के आयशा साहिबा यूनिक रोल भी है। अब इस सारी कंडीशन के बाद ये जो मामला संभलता हुआ नजर आ रहा है और वी होप के बड़ा स्ट्रॉन्ग मुआहिदा और उसके बाद इस मुआहिदे की पासदारी भी हो, कोई खिलाफ वर्जी ना हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या बनता देख रही हैं? क्योंकि एक हमने टाइम देखा कि अमेरिका पर हर कोई एतमाद करता था, अब क्या सिचुएशन बनती नजर आ रही है सारे मुआहिदे के बाद?
देखिए, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इट्स अ लॉन्ग बीन गॉन। अभी जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो रोल ऑफ मिडल पावर, स्पेशली वो पावर्स जो एक रीजन में मौजूद हैं और वो रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं, और पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल एक मिडल पावर के तौर पे इमर्ज हो चुका है। उसकी क्रेडिबिलिटी हमें नज़र भी आ रही है। और इस तरह से देखिए, इसमें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को अब मुझे लगता है कि रेसिप्रोसिटी जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें हमें अपने रीजनल बाकी एक्टर्स की और इंटरनेशनल एक्टर्स की ज़रूरत है। हम जो टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं, हमारे जो वाटर टेररिज्म का शिकार हो रहे हैं, उसमें अब हमें जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हमारे रीजनल प्लेयर्स हैं, उनको चाहिए कि अब रेसिप्रोसिटी जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहिए, और वो पाकिस्तान को अब इसमें सपोर्ट करे। जो हमारी राइट कॉज है, हमारे राइट इश्यूज हैं, जिसमें हमें उन सब का साथ चाहिए। बिकॉज कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें आप स्ट्रगल तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको आसपास से वैलिडेशन भी चाहिए होती है और सपोर्ट भी चाहिए होता है, और वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वैलिडेशन और सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। और अगर हम देखें तो बिल्कुल पाकिस्तान ने जो काम किया है, मतलब पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान ने दिन रात इसके लिए मेहनत भी की है। आयशा साहिबा, आप क्या समझती हैं, पाकिस्तान ने ये मेहनतें तो की हैं बिल्कुल दुनिया में अमन कायम करने के लिए, लेकिन हमें अपनी मौशी तरक्की के लिए अब कितनी आज़ादी जो है वो चाहिए और कितनी हमें मिल सकती है? अगर हम ईरान से गैस लेने वाले मामले को ही देख लें, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो बड़ा अहम मंसूबा है, और इस वक्त भी जब हम बात करें तो ये बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो अगर हम बात करें तो लाहौर में तो तकरीबन 550 LPG जो है वो पर केजी दस्तयाब है। तो इस तरह की जितनी भी सहूलियात हैं जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हैं, पाकिस्तान वो लेने में कितना आज़ाद होगा? देखिए, जो हमारे मसाइल हैं ना, जिसको हम ये कहते हैं गैस से रिलेटेड इन्फ्लेशन, और हमारी जो एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं, वो बिल्कुल हमारे ईरान के साथ तो जुड़े हुए हैं ही, लेकिन उसके साथ ही एक और जो चीज़ मैंने भी मेंशन भी किया, दैट इज़ कि हमारा जो इशू अफगानिस्तान के साथ है। क्योंकि देखिए, हमारी वो जो सारी ट्रेड रूट्स जो है ना, जो हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करते हैं, हमें रशिया से कनेक्ट करते हैं, उनका ओपन होना ज़रूरी है। उसके लिए अफगानिस्तान का मसला हल होना, और फिर एनर्जी का भी आपने देखेंगे जैसे ही डील की बात हुई है तो किस तरह से एनर्जी की प्राइसेस इंटरनेशनल नीचे आई हैं, तो उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे भी होगा डेफिनेटली। और साथ ही ईरान के साथ अगर हम गैस के और एनर्जी के मामलात की बात करते हैं तो उसमें हमारा एक फर्म स्टांस होना अब ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि इसको हमें सपोर्ट हमें इंटरनेशनल प्लेयर्स से ज़रूर मिलेगी। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट मैटर भी मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि देखिए, यूजुअली जब रोल प्ले करती है ना स्टेट्स मीडिएटर का, तो जैसे हम जेनेवा की बहुत बात करते हैं या हम बात करते हैं ऐसी स्टेट्स की, लेट्स से कि कतर की बात करें, तो ये वो ममालिक हैं जिनके अंदर इंटरनल इश्यूज नहीं है, ठीक है। वो इंटरनली वो दे आर पीसफुल इन ऑल द वेज, एंड देन दे प्ले अ रोल इन मीडिएशन। लेकिन पाकिस्तान तो हम देखें, हम तो इंटरनली बहुत सारे मामलात से डील कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली एवरी डे। इसके बावजूद पाकिस्तान का ये इंटरनेशनल पोस्टर बनना जो है ना, ये रिमार्केबल इसलिए कि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान के अपने भी ऐसे इंटरनल मैटर्स हैं जो उसकी अटेंशन मांग रहे हैं, और हम उसको भी डील कर रहे हैं, और हम एक अपना जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी प्ले कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूनिक और एक रिमार्केबल चीज है जो हमें यूजुअली नजर नहीं आती। जी, पाकिस्तान अपने मसाइल भी देख रहा है और दूसरों के मसाइल भी हल कर रहा है। ऐसे में जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे स्पॉइलर की, तो आपको लगता है वो जो इसराइल का एजेंडा है इब्राहिम अकॉर्ड वाला, उसको हम अभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं? बेशक मुआहदा हो रहा है और वी होप कि बहुत कामयाब भी हो और स्ट्रांगली इस पर सब अग्री भी कर जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो इसराइल की एक माइंड सेट है या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो अभी जू के तू ही हैं, वो अचीव होते नजर नहीं आए। अब अमेरिका ने अपनी एक समत ले ली है। बिल्कुल ऐसा है। देखिए, अभी हमें दोनों ईरान और सऊदी और यूएस, हमें दोनों ऐसे लग रहा है कि दे आर टायर्ड ऑफ दिस वॉर, तो उन्होंने कोशिश किया कि हम उसमें से निकले। लेकिन जो स्पॉइलर इजराइल है, जैसे नेतन्याहू की जो 2 दिन पहले की स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा है कि वी हैव गॉट द एबिलिटी कि हम इंडिपेंडेंटली जो ईरान को प्रिवेंट कर सके उसके न्यूक्लियर एम्बिशन से। तो अभी वो चीज़ है, इसका मतलब है कि उन्होंने इंडिकेशन दे दी। और कल का जो बैरूत का अटैक था उससे भी पता चलता है कि इजराइल जो है वो किसी तरह से अग्री नहीं हो रहा, ऑल्दो कि अमेरिका जो है वो उसको मना कर रहा है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अब देखिए, पीस तो कभी भी आसान नहीं रहा ना, इस तरह की चीजें तो हमेशा मौजूद रहती हैं। जो पीस की तरफ जाते हुए जो चीजें उनको रास्ते में रुकावट बनती हैं। लेकिन आयशा साहिबा, हमें तो इस वक्त आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि पीस के रास्ते में जो कोई अब हम बयानात भी सुन रहे हैं ना, तो उससे भी हमें एक तरह से परेशानी हो रही है कि खुदा ना खास्ता फिर कहीं ये मामला डी ट्रैक ना हो जाए। हम देखें ईरान की जानिब से भी जो बातें की जा रही हैं और फिर अमेरिका की जानिब से भी मुआहदे के बावजूद जो बातें की जा रही हैं कि अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, तो ये आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती हैं, या फिर बस अब समझें कि विन विन सिचुएशन जो है वो मिल चुकी है दोनों पार्टियों को, और कोई कह रहा है मैं जीत गया हूँ, कोई कह रहा है मैं जीत गया?
वो जो मैं जीती क्या वो वाली बात करें ना, वो जो आपने भी देखा और हम भी देख रहे हैं कि वो बहुत जी। सारे कॉन्ट्राडिक्टरी उनके बयान है, वो बेसिकली उनके होम ऑडियंस के लिए है, क्योंकि उन्होंने उनको भी तो मुतमईन करना है ना। मुतमईन लेकिन करना ये है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जिस तरह से डेस्परेटली ये टेबल पर आए और ये डील की बात कितना तेजी से स्टार्ट होना शुरू हो गई, तो वो दोनों जान छुड़ाना चाहते हैं, बट वो जो आपके जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना दूसरी, वो होम ऑडियंस के जी लिए। जी सही, वो आवाम को खुश करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। गुलिया आयशा भट्टी साहिबा आपके वक्त का। और वाकई जी ये खुशाइंद बात है कि मुआहिदा होने जा रहा है, और अगर कामयाब हो जाता है तो ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की, बड़ी काविशें की, और जिस तरह से गुलिया आयशा साहिबा कह भी रही थी कि पाकिस्तान अपने मसाइल से तो लड़ ही रहा है, लेकिन दूसरों के मसाइल हल करने के लिए भी जी जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है। बिल्कुल जी, और यकीनन हमारे दुश्मन को इससे बड़ी तकलीफ भी हो रही होगी। हमारा जो असली दुश्मन है हम उसकी बात कर रहे हैं, भारत की। और इसराइल को तो तकलीफ है ही है इस मामले में, क्योंकि वो अमन कायम होता नहीं देख सकता। वो तो दुनिया में तबाही मचाने के लिए, अपनी जारियत का मुजाहरा जो है वो करने के लिए हमेशा से जाना जाता है, और उसके अज़ाइम भी ये है, एक्सपेंशनिस्ट है, और चाहता है कि तोसी पसंदाना जो अज़ाइम है। लबनान पर हमले करने का मकसद ये है कि जनाब लबनान का जो बड़ा हिस्सा है उसे इसराइल के अंदर जम कर लिया जाए, और लैंड के लिए तो इतने भूखे हैं कि कोशिश करते हैं कि जनाब बस हमारा जो नक्शा है ये वसी से वसी तर होता चला जाए। एक मजहबी भी उनका एक हम देख लें नैरेटिव है, और भी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होता हुआ कुछ नहीं नजर आ रहा। और इसराइल ने जो कहा हम वन लास्ट थिंग कि हम अमेरिका के बिना भी इतनी सलाहियत रखते हैं कि हम हमला करें, तो आप करके देख लें कि अमेरिका का भी जो हाल हुआ है, अगर आप तने तनहा ईरान जैसे मुल्क के साथ लड़ेंगे तो फिर आपके साथ क्या हो। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इनको अमेरिका का कहीं ना कहीं सहारा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी अब समझ आ चुकी हुई है कि ज़बरदस्ती जो जंग मुसल्लत की है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। वो सेफ एग्जिट ढूंढ रहे थे, और फाइनली कहीं ना कहीं उनको अब नजर आ रहा है कि इसराइल से सेपरेट होकर मैं कोई मुआहिदे वगैरह तय कर लूं और सुकून का सांस लूं, वरना मईशतें तो सारी रिस्क पर लगी हुई थी। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बनने जा रहा इसका था तो काम ही यही है। इसने तो बाज नहीं आना, चलो मैं ही कोई अच्छा डिसीजन ले लूं। तो अगर ले लेते हैं और ये कामयाब हो जाते तो वाकई बहुत अच्छा है। मुल्कों की मईशतें थी दाव पर लगी थी, और ये जो पेट्रोल के प्राइसेस थे इतने हाई हुए थे, अब सुकून आएगा, मुल्कों को थोड़ा सुकून आएगा, मईशतें भी थोड़ी बेहतर समत में जाएंगी। अदरवाइज तो लग रहा था कि स्विट्जरलैंड के खूबसूरत और ठंडे मकाम पे जब मुआहदे पर दस्तखत हो रहे होंगे तो पूरी दुनिया के लिए अमन की बड़ी खुशगवार हवाएं चलेंगी। बड़ा अच्छा जो मंजर है वो बनेगा, और जनाब बिल्कुल वो हम देखेंगे भी ये मनासर इंशाल्लाह। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन, जून की ये कड़कती धूप और तपता हुआ मौसम जहां अपने साथ शदीद हब्स लाता है, वहीं कुछ ऐसे तिब्बी मसाइल भी सामने आते हैं जो अच्छे भले इंसान को अचानक से खौफजदा कर देते हैं। और इन्हीं में से एक आम मगर बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन मसला ये है कि नक्सीर फूटना, यानी कि नाक से अचानक से खून बहना शुरू हो जाता है। और अक्सर दोपहर के वक्त या धूप से आने के बाद बच्चों और बड़ों की नाक से खून बहने लगता है, और हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, और सर में पानी डालते हैं। घबराहट भी बहुत ज़्यादा होती है कि पता नहीं ऐसी क्या गलती कर ली, ऐसी क्या ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, और धूप में जाते हुए क्या एहतियात नहीं करें जिसकी वजह से इस तरह से नाक से खून बह रहा है। और अक्सर हम देखते हैं कि मरीज़ के सर को पीछे की तरफ झुका दिया जाता है, ताकि तिब्बी लिहाज से इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है ये, क्योंकि हम पीछे की तरफ जब सर करते हैं तो वो दोबारा से नाक का जो खून बाहर आ रहा होता है वो दोबारा से सर में जा सकता है। तो मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई हैव नो आइडिया कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इस तपते मौसम में हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाएँ जैसे तेज़ मिर्च मसाले और गर्म तासीर रखने वाली चीज़ें भी नक्सीर फूटने का ख़तरा बढ़ाती हैं। ऐसे में ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि नक्सीर फूटने की सूरत में कौन से फौरी और आसान घरेलू तरीके हैं जिनसे खून को रोका जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नेचुरोपैथी एक्सपर्ट जमील महरवी साहब, उनसे ही जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, गर्मी और नक्सीर फूटने का आपस में कनेक्शन जो है, इसको किस तरह से आप एलेबोरेट करें? देखें, एक तो हमारे यहाँ मौसम इस वक्त जो है ना वो गर्मी खुश्की वाला चल रहा होता है, या खुश्क गर्म होता है या गर्म खुश्क होता है। जब हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि बल्कि सबको पता है ये बात नेचुरली है कि जब बहुत हब्स हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि आनन फानन कोई आंधी आती है और उसके बाद कोई ना कोई बारिश और क्लाइमेट जो है वो सारा चेंज हो जाता है। तो एक तो वो गर्मी खुश्की का जो सूरत आते हैं वो, और दूसरी बात वो जो आपने खुद अभी कर दी इंट्रो में कि हम चटपटी चीज़ें मुरगन ग़िज़ाएँ जो तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ाती हैं, तो वो जिस्म में गर्मी खुश्की के एलिमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ फिर वो मसाइल जो है ना वो इस तरह के शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो फिर वो जो दूसरा आपने जो बात की, तो वो कभी भी इसको नहीं करना चाहिए कि नाक से खून आ रहा हो तो हम सर पीछे को कर दें, चूँकि ब्लड सारा वापस जाएगा,
या पीछे जो आ रहा है वो रुक जाएगा, और अच्छा। उसके बाद अगर वो खुदा ना खास्ता क्लाट बन गया तो जानलेवा भी हो सकता है, नहीं तो कोई ना कोई पैरालिसिस अटैक जो है ना वो आ सकता है। तो इसलिए उस पे तो हमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, इसको ऐसा नहीं, बल्कि अगर नाक से खून आए तो सर को थोड़ा नीचे को झुकाएं, ठंडा पानी जो है वो सर पे डालना चाहिए, ठंडा ना हो तो कोई भी पानी जो भी आपके पास करीब में मौजूद है उसका जो है वो सर पे पानी डालना बहुत अच्छा है। और कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको अक्सर आयद मुख्तलिफ टाइम में नक्सीर जो है ना वो निकलती रहती है, तो उनको चाहिए कि वो अपने लिवर के टेस्ट करवाएं, LFTs को अपने देखें, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, हेपेटाइटिस को देखें क्योंकि वो भी एक काज हो सकता है, स्प्लीन का इशू हो सकता है, तिली की खराबियाँ हो सकती हैं और तिली के मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से भी नाक से खून आ सकता है। और उसके बाद जिनके कंटिन्यू आता रहता है अक्सर, उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है कि देसी घी जो है वो होना चाहिए। और हम इस देसी घी से जिससे बहुत डर चुके और बहुत दूर जा चुके हुए हैं। अल्लाह के नबी तो करीब आना चाह रहे हैं हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है घी यानी देसी घी बतौर दवाई शिफा, तो जिसको शिफा फरमाया गया हो हम उसको समझते हैं कि बीमारियों, तो इस देसी घी को आप थोड़ा सा गर्म कर लें। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और वजाहत करता चलूँ पब्लिक के लिए कि ये जो देसी घी है ना, ये क्रीम श्रीम वाला ना हो, आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो देसी घी जिस तरह बनाया जाता है, यानी पहले दूध में जाग लगाई जाए, फिर उसकी लस्सी रिड़की जाए, वहाँ से मक्खन निकाला जाए, फिर उस मक्खन को प्रोसेस करके तो वो जो घी निकलता है असल वो है। तो देसी घी जो है उसको थोड़ा सा आप गर्म करके ज़रा पतला कर लें, बारीक हो जाएगा ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो आप उसको, या आजकल तो वैसी गर्मी है, आप उसको थोड़ा सा धूप में रखें तो वो फौरन लिक्विड फॉर्म में आ जाए, उसको किसी ड्रॉपर में डाल लें। तो 2 कतरे जो है ना वो अगर आप सीधे नाक में डालेंगे पहले, तो उसके बाद 1 मिनट कम से कम 1-2 मिनट के वक्फे के बाद आप दूसरे नाक में फिर डालेंगे 2 कतरे, एक ही दफ़ा में दोनों में जो है ना वो ड्रॉप इसके नहीं डालने। सही। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इसका इलाज है, क्योंकि जो पोजीशन उसकी बनेगी साइंसेस की बनी होती है। और सम टाइम जो है ना वो हमारे यहाँ साइंसेस ब्लॉकेज के भी मसले हैं, साइनस ब्लॉक हुए होते हैं, नाक के दूध की हड्डी जिसको कहते हैं, डॉक्टर हड्डी बढ़ना कहते हैं, बेसिकली पॉलिप नेसल्स होते हैं, तो वो भी स्वेल कर गए होते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनमें नज़ल अज़काम, छींकें, एलर्जी और मुख्तलिफ मसाइल आए दिन रहते हैं, तो उसके पीछे भी स्टोरी कुछ और होती है, और हम सिर्फ एक एलर्जी का कह के और सारी उम्र उसको हम दवाइयों पे। एलर्जी बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, हमारी एक अपनी सेंसिटिविटी, हसासियत है जिसकी वजह से कोई रिएक्ट हो रहा है हमारे। तो हम ये नहीं है कि वो फलां चीज़ से होगी, पता नहीं किस चीज़ से है, इलाज किया जाए उनका तो वो सिस्टमेटिकली ठीक हो सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा मेहरवी साहब, जिस तरह से हम नक्सीर फूटने की बात करें, कुछ लोग जैसे उनको मुसलसल ही रहती है और फिर यही कहा जाता है कि ठंडी ग़िज़ाएं खाएं, इसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कुछ लोग जैसे गूंद कतीरा सुबह में उठकर आलू बुखारे और आमले का मतलब शरबत भी पी रहे होते हैं, पानी भी पी रहे होते हैं, इससे कोई फ़ायदा होता है, अफादियत होती है? ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है? हाँ होता है, वो इसलिए कि वो ऑलरेडी देखे ना एक मौसम उस तरह का है, ऊपर से हम अगर ऐसी गर्मी खुश्की वाली ग़िज़ाएं खाएंगे, आप देख लें कि मौसम कितना गर्म है और आपको सब्जियां कौन सी मिल रही हैं, कद्दू, आपको टिंडे मिल रहे हैं, ठीक, आपको घिया तोरी मिल रही, ये वो सब्जियां हैं जो हमें इनटेक करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये बात करके किसी को भी देखें तो कहते हैं जी हमारे बच्चे नहीं खाते, तो बच्चे कैसे खाएंगे? जब आप उनको खिलाएंगे, आदत डालेंगे तो वो करेंगे। कद्दू का मिल्क शेक इस कंडीशन में बहुत अच्छा है। कद्दू का वैसे जूस 1 गिलास पानी में डाल के 4-5 दाने काली मिर्च डाल लें और 2-3 टहनियाँ सब्ज़ पुदीने की डाल के 1 गिलास पानी में डाल के उसको शेक कर लें। अगर मिल्क शेक ना बनाना हो तो पानी में शेक कर लें। अब तो मतलब ये मेरी रेमेडी इतनी फेम हो गई और लोगों ने इसको पसंद करना शुरू किया, पीकर शुरू किया और अंदाज़ा हुआ, उनको फ़ायदा हुआ कि अब लाहौर में एक पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई है कि एक जूस कॉर्नर वाला जो है वो कद्दू का मिल्क शेक बेच रहा है और उसकी वीडियो वायरल हो गई। और लोग धड़ाधड़ वहाँ जाकर उससे पीना शुरू हो गए कि इसके कितने फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे भी हमारे सुन के बता रहे, तो मैं क्या अच्छी बात है, चलें किसी का बिजनेस ही सही स्टार्ट तो हुआ ना, कोई अच्छी चीज़ की तरफ भी हम आप लेकिन अपने घर में बनाना शुरू कर दें, साफ सुथरे, दूर जाने की क्या जरूरत है आपको? उसके बाद फिर आगे हमारा आइडिया था बिजनेस करने उसके बस आपको कोई कद्दू सही मिले नहीं जल्दी में, इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा उसके बाद आ गया असल पे वो मैंने उससे पूछा तो कहता जी उज़ैर ने मुझे ये लगवाया बिजनेस ही ना। मैं कहा हम तो सोचते ही रह जाएंगे, तुमने अमली तौर पे करना आप सोचते रह गए और अगले बिजनेस कर गए। गन्ने का
जो जूस है गन्ने जी। का रस रॉ जो है ये बहुत अच्छी है आजकल, ठीक है। इसको भी हमें इनटेक करना चाहिए एज पर कंपेयर टू कि हम कहीं कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, अपने गुर्दे खराब कर रहे हैं, अपनी हड्डियों तक, अपने बोन मैरो के साथ तक खेल रहे हैं। तो हमें ये मशरूब जो है ना वो मेहरवी लेना साहब चाहिए। बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त मशरूब है और बड़ा खुश जायका भी है, लेकिन इससे डराया बड़ा जाता है कि पता नहीं ये सिर्फ यरकान वाले पीते हैं, आपने नहीं, यहाँ नहीं, जाना है, यहाँ पे या ये फिर हो वो रहा होता साफ है, नहीं वो हो है, रहा उस तरह होता है, आपको सफाई से जम्स नहीं, लग या सकते हैं, ये yes, सारा प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि आप फिर वो बंद बोतलों की तरफ जाएं, फिजी ड्रिंक्स की तरफ जाएं। देखे ना कभी भी इतना नहीं हुआ, ये भी एक प्रोपेगेंडा है ना, इतना कभी भी नहीं हुआ, लेकिन वो एक माफिया पीछे बैठा है जो ये बात फैलाता है कि जी यहाँ पे कुत्तों का गोश्त बिकता है, यहाँ पे गधे का गोश्त बिकता है। हालांकि बेसिकली वो चाहते हैं कि कभी ऐसी कोई वीडियो बना भी दी जाती है किसी चीज को वायरल करने के लिए, ताकि लोग जो है ना वो गोश्त की तरफ ना जाएं, और वो जो चिकन ब्रायलर मुर्गी जो इंतहाई मुजरे सेहत है, लोग उस पर रहें कि चलें जी हमारे सामने कट तो रही है ना और वो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि उनकी अपनी मुर्गियां जो आती हैं उसमें से ठंडी मुर्गी जो बिकती है सरेआम, वो बिल्कुल मुर्दा मरी हुई होती। मेहरवी साहब ये तो चले मसाइल हैं ही, हम ये यूजली देखते हैं बच्चों में ज़्यादा मसला है, मतलब बड़ों में इतना ज़्यादा नहीं, ये नक्सीर फूटने वाला मसला नहीं, आए रोज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा, बच्चों में हम उनकी ग़िज़ाओं में क्या बच्चों ऐसी? की आप देखें कि बच्चों को बिल्कुल छोटी उम्र से हमने फीडर लगाना शुरू कर दिया जी। और डब्बों के दूध पे ले गए, यस खुश्क पाउडर वाले केमिकल्स पे हम ले गए, सारे टी वाइटनर्स और वो हैं जिसको हम ये समझते हैं, हम एक ऐड देखते हैं कि बच्चा बड़ा मोटू सा होगा, उसने माँ का दूध पिया होगा, इतना मोटा जो नजर आता है कमर्शियल ऐड में, जी, वो पोजीशन कुछ और होती है। अच्छा, एक तो हमें इन तरह से, दूसरा वो जो फीडर है वो इतना मुजरे सेहत है कि उसके अंदर जो केमिकल डाला जाता है उस प्लास्टिक के अंदर, वो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हमारे हार्मोन चेंजिंग कर रहा है, लेकिन फौरी नहीं होगा, आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता जाके होगा। ये पानी की बोतल है आपकी प्लास्टिक की, उसके अंदर भी वही केमिकल डाला जा रहा है, वो भी हमें प्रॉब्लम कर रहा है। और शुरू से, और फिर उसके बाद आगे मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन है, इसके ऊपर भी अभी बड़ा सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। एब्सटीन फाइलें जब से खुली हैं कि ये भी कितनी एक बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे चीज़ों को लिया जा रहा है। तो हमें खुद आंखें खोलनी है कि हम बायोलॉजिकल वॉर का कहाँ पे शिकार हो चुके हुए हैं और कौन हमें बीमारियों की तरफ धकेल कर उसमें लेके जाना चाह रहा है, उस दलदल में जहाँ पे वो पैसा कमाओ, मजे उड़ाओ। बिल्कुल, ये भी एक फार्मा का एक बहुत बड़ा जो है वो सेटअप है, और जिस तरह से वो कन्विंस भी करते हैं, कैंपेन्स भी करते हैं, बड़े पैसे जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सबको हिस्सा पहुंच रहा होता है। जमील साहब ये भी बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि बड़ों को ये टेस्ट करवाने चाहिए, उनमें मसाइल हो सकते हैं, तो बच्चों में भी यही इंडिकेशन है या बच्चों में कुछ और मसाइल की निशानदेही होती है नक्सीर का फूट? बच्चों में हमारे यहाँ जो खुराक का है, बच्चे आपके पापड़ खा रहे हैं, बच्चे आपके लेस स्लंटियाँ मुख्तलिफ किस्म की वो गंदी चीज़ें, स्कूल की टक शॉप पे देख लें, स्कूल के बाहर कभी देखें कि वो जो मुख्तलिफ ठेले और सैकलें और उनके ऊपर जो कुछ वो लेके बेच रहे होते हैं। बस कर दें, जितना गलीज उतना लजीज तो होता है ना। तो फिर बेचारी के चटपटे तो बहुत होते हैं। फिर उसके बाद जो मसाइल आएंगे ना, उन मसाइल को हमें सामना करना है। सप्लीन का इशू हो रहा है इस वक्त, तिली का इतना बड़ा इशू हो रहा है जिसका अंदाजा नहीं, और वो खराबी बढ़ते बढ़ते लोगों को ब्लड कैंसर तक लेके जा रही है, ले जा चुकी हुई है। सीनियर पहले बच्चे आ रहे हैं, माइनर और मेजर, और कई सारे इश्यूज हैं। तो हमें देखना है। फिर हम ये कहते हैं नहीं जी हमारा बच्चा तो बर्गर ही खाता है, हमारा बच्चा तो पिज्जा लेता है, और कुछ नहीं खाता तो क्या करें फिर, ये जो खाता है हमें इसको ये तो दें। तो हमें ये देखना है कि हमें उसको नेचर के करीब रखना है या नेचर में बिगाड़ पैदा करने वाली ग़िज़ाएं नेचर के देनी। करीब रखना है और केमिकल से उसे दूर रखना है। और आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल है और वो आपके बच्चे इनटेक कर रहे हैं, और फिर ये मसाइल आगे चलकर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, वो सेगमेंट आ चुका है जिसका आप सबको इंतज़ार होता है। आज मंडे है और सितारों का हाल जानना लाजिम है ताकि पूरा वीक जो है उसके अकॉर्डिंग हम गुजार सकें। तो चलते हैं दाऊद अहमद दाऊद साहब की जानिब और एरीज से स्टार्ट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की। एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्ज हमल इस वीक में एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं और सेकंड कार्ड की एनर्जी में ऑप्शंस आएंगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शंस, और कामयाबियां मिलेंगी। ये वीक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन के साथ बड़ी मदद और नुसरत लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जॉब और बिज़नेस में चेंज आपको करना पड़ेगा इस वीक में। ये चेंज आपके माली मामलात में और आपकी जॉब में एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली रहेगी और पैसा भी मिलेगा। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी
एरीज वालों के लिए इस वीक में बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां हैं और कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी है, मायूसी और नेगेटिविटी निकल जाएगी। एंड ऑफ द वीक में प्रॉब्लम है, लेकिन मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। एजुकेशन बेहतरीन रहेगी, तुलबा तालबात की हेल्थ बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। ट्रैवल की भी ऑप्शंस रहेगी, ट्रैवल भी कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली कराम का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। मून आपको मैसेज दे रहा है इस वीक में जीत के नताइज की पेशेनगोई की गई है। टॉरस, बुर्ज सौर वालों की इस वीक में सबसे पहले स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्ज सौर इस वीक में बैलेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डबल माइंडेड भी हैं और यहाँ पे कामयाबी बिल्कुल मिलेगी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। खुशियाँ, कामयाबियाँ, मोहब्बत और पॉजिटिव चेंज नज़र आता है। जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो सेलिब्रेशन है, इसका मतलब है कि कैरियर वाइज ये वीक आप बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां देखेंगे अपने मामलात से मुतल्लिका। और मोहब्बत की बात करूं तो डिसहार्ड नज़र आते हैं किसी बात को लेकर, ये आपके बैलेंस के चक्कर में के चीज़ों को सही करने के चक्कर में आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जैसे चल रहा है चलती का नाम गाड़ी को लेकर चलें तो बेहतर नताइज रहेंगे। और जनाब बिल्कुल यहाँ पे बात करूँ एजुकेशन तो बेहतरीन है, तुलबा तालबात के लिए इस वीक में हेल्थ बेहतरीन नज़र आती है। इस वीक में ट्रैवल की ऑप्शंस मौजूद हैं, कर सकते हैं। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एनर्जी आपको रोज़ाना 11 मरतबा आपकी एनर्जी बेहतर करेगी। अपनी अना को रास्ते में नहीं आने देना, ये मून एनर्जी मैसेज दे रही है। जेमिनी और महीना भी चल रहा है उनका जी। बिल्कुल जनाब, जेमिनी वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, वैसे भी यहाँ पे जुपिटर जो है जेमिनी में आ चुका है कैंसर से, तो जेमिनी वालों की कामों में बहुत ही पॉजिटिव चेंज नज़र आता है। बहुत ज़बरदस्त आगाज़ है इस वीक में। बिगनिंग में ही आपको अच्छी एनर्जी रहेगी। रूहानियत यानी दुआओं की कबूलियत का ख़ास वक्त आपको मिलेगा, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी से मुतल्लिका है, रूहानियत से मुतल्लिका है, मामलात की चेंजिंग से मुतल्लिका है। माजी से बाहर निकलना है, उससे ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मौजूद है और नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपको ज़बरदस्त किस्म के फैसले करना पड़ेंगे। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कहीं ना कहीं डबल माइंडेड हैं बिल्कुल जनाब। एजुकेशन बेहतर करने की ज़रूरत है, हेल्थ बेहतरीन है, ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं। और जनाब पढ़ने के लिए अमल है जनाब आप लोगों के लिए, या अरहमर राहिमीन और मून मैसेज दे रहा है खुदाई के सामने हथियार डाल दें। कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसा है? कैंसर वालों के इस हफ्ते की बात करूं तो स्टोरी ऑफ द वीक कैंसेरियन के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। बिल्कुल जनाब, आप 2-3 काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं इस वीक में और बड़े अच्छे हैं। सन है, इसका मतलब है कि आपके इज्जत, वकार और शोहरत और आपके कद काट में एक अजाफा नजर आता है इस वीक में। खुशियां हैं, सेलिब्रेशन है। कैंसर वालों के लिए ये वीक बहुत ही पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आया है। जॉब, बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो ख्वाहिशें पूरी होंगी अपने कैरियर वाइज, और जिनके माली मामलात में रुकावटें थीं वो बेहतर होंगे। कैरियर वाइज आप इस वीक में पैसा भी हासिल कर रहे हैं और बेहतर ऑप्शन तो मिलती हुई नज़र आ रही हैं। मैरिज और रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो भी बेहतरी की तरफ जाने वाला सिलसिला हो रहा है। हेल्थ की बात करूं तो ज़बरदस्त है। ट्रैवलिंग थोड़ी सी एहतियात करिएगा। और जनाब यहाँ पे सलामन कौलन में रब्बे रहीम का विर्द आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। मून कहता है कि बड़ी तस्वीर की तरफ देखें, बड़ा सोचें, ज़्यादा फ़ायदे उठाएं। जबरदस्त। लियो का लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लियो वाले इस वीक में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ करने जा रहे हैं। आपके काम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपने डिसीजन क्या लेना है, और बड़ा चेंज और बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाले मुस्तकबिल की प्लानिंग आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात करें कि आपको फजूल में किसी से लड़ाई झगड़ा और बहस बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो उनको जाने दीजिएगा। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो एक नया आगाज़, नई शुरुआत, पॉजिटिव एनर्जी, कामों में मदद। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में जो लोग आपको चीट दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे बिल्कुल जनाब। एजुकेशन में आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। हेल्थ बेहतरीन है। ट्रैवल बिल्कुल करेंगे इस वीक में, अच्छी एनर्जी नज़र आती है। क्या नहीं करना तो काम ज़्यादा करने, क्योंकि एनर्जी बेहतरी है और आपके अज़म की जांच की जा रही है। ये मून एनर्जी कह रही है, इसलिए पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा काम करिए ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ठीक है, जबरदस्त। विर्गो वालों की इस वीक की बात करें तो विर्गो इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक में विर्गो वाले बहुत ज़बरदस्त ऑप्शंस रहेंगी। विर्गो वालों के लिए इस वीक में कामयाबियाँ भी मिलेंगी और पार्टनरशिप की एनर्जी है बिल्कुल जनाब, और अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी है। ये भी कुछ ज़्यादा चेंज लेकर आएगा आप लोगों के लिए। मामलात में
जॉब बिजनेस और कैरियर में अपने बड़ों के फैसलों को फोकियत दें, पुराने काम होंगे और नए कामों में बूस्ट लगेगा। बिल्कुल जनाब। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में इस बात की क्लैरिटी है कि चीज़ों में चेंज आना चाहिए और पॉजिटिव चेंज आएगा। और बात करूं जनाब एजुकेशन की तो बेहतरीन है। हेल्थ की बात करूं तो ज़बरदस्त सेहत के मामलात रहेंगे और ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सलामन कॉलन में रब रहीम का विर्द रखिएगा, उससे एनर्जी बूस्ट करेगी। और मून मैसेज दे रहा है अपने ख्वाबों पर भरोसा रखिए। जबरदस्त। लिब्रा का लिब्रा बुर्ज मेज़ान इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या रहेगी? तो लिब्रा बुर्ज मेज़ान अंधा एतमाद नहीं करना, और बिल्कुल जनाब यहाँ पे मायूसी और नेगेटिविटी से बिल्कुल निकलिएगा और एंड ऑफ द वीक में बेहतरीन एनर्जी और कामयाबी मिलेगी। प्रेशर रहेगा इस वीक में आपके ऊपर। जॉब बिजनेस और कैरियर में बेहतरीन एनर्जी है, कामयाबियां मिलेंगी। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी पॉजिटिविटी रहेगी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ रिलेशन में प्रॉब्लम पैदा करेगा। एजुकेशन की बात करूं तो बैलेंस अच्छा हो रहा है। हेल्थ बेहतरीन है, पानी का इंटेक ज़्यादा करिएगा। ट्रैवलिंग बिल्कुल कर सकते हैं। और जनाब यहाँ पे क्या नहीं करना, किसी बात को दिल पर नहीं लेना, इसी से फ़ायदा रहेगा। और मून मैसेज दे रहा है आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब की बात करें तो इस वीक में स्टोरी ऑफ द वीक में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आते हैं। डायरेक्ट रीडिंग, डायरेक्ट बातचीत रहेगी, चेंज रहेगा आपके लिए इस वीक में, लेकिन ये चेंज ज़रा एहतियात से करिएगा। किसी भी बात को अपने दिल पे सवार करना आपके लिए आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। जॉब बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन होता हुआ नजर आ रहा है। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में उदासी, अकेलापन, बट एक्स्ट्रा सोचें आपके रिलेशन को प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा सकती हैं। एजुकेशन बेहतरीन है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, अलबत्ता थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल रखिएगा। ट्रैवलिंग बिल्कुल आसानियां हैं, हो सकता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द 21 मरतबा रोज़ाना। एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम हो रहा है, ये मून कहता है। सेजिटेरियस के सितारे सेजिटेरियस बुर्ज कौस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो पैगामात हैं, राब्ते हैं, कनेक्शन है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने अपने जज्बात को कंट्रोल थोड़ा सा रखना है। फजूल में किसी से लड़ाई झगड़ा और बहस बिल्कुल ना कीजिएगा। बहस के मामलात जो है बहस में माजी से बाहर निकलेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। सेजिटेरियस बुर्ज कौस वालों की जॉब बिजनेस में नेगेटिविटी है, पैसे में प्रॉब्लम, नेगेटिविटी, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। मोहब्बत में भी एहतियात रखिएगा। एजुकेशन में थोड़ा सा डबल माइंडेड भी हैं, हेल्थ भी डिस्टर्ब है। और ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द एनर्जी को बूस्ट करेगा। आप और आपके अजीज महफूज हैं, चांद की एनर्जी कहती है। वाह। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉन राब्ते, खबरें, कनेक्शन, हैरानकुन बड़ी तब्दीलियां भी होंगी। और यहाँ पे कुछ सेहत के मामलात भी, कुछ कामों में रुकावटें भी होगी। और बिल्कुल एंड ऑफ द वीक में बेहतरीन एनर्जी पाते हुए नजर आते हैं। जॉब बिजनेस और कैरियर की बात करूँ तो प्रेशर नहीं लेना, कामों में लगे रहना है। और मोहब्बत की बात करूं तो बेहतरीन एनर्जी रहेगी। एजुकेशन ज़बरदस्त है। हेल्थ की बात करूं तो ज़बरदस्त है। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं अपनी फैमिली को लेकर। पढ़ने के लिए यज़ल जलाली वाल इकराम का वेद, अपने माजी को ख़त्म करके आगे निकलें, ज़्यादा कामयाबियाँ समेट सकते हैं जनाब। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एक्वेरियस नई ऑप्शंस, मेडिटेशन, चीज़ें बेहतरी की तरफ, और ज़्यादा काम, खुशियाँ, फैमिली को ज़्यादा वक्त देना, घर के मामलात में मदद, ख्वाहिशें पूरा करने का ये वीक और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बेहतरीन कामयाबियाँ समेटेंगे। जॉब बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो कुछ जो डिले था अपने कैरियर में, अपने मामलात में, वो अब डिले ख़त्म होगा, पैसा आएगा। मोहब्बत की बात करूं तो बेहतरीन है एनर्जी। और जनाब बात करूं एजुकेशन ज़बरदस्त रहेगी, हेल्थ बेहतरीन है और ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और पढ़ने के लिए या रहमानु या रहीम 121 मरतबा दुनिया को अपना असली चेहरा दिखाएं। और जनाब डरना नहीं, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वीक आपके लिए पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। मून की एनर्जी कहती है। स्पाइसिस बुर्ज हॉट इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बेहतरीन मामलात चलेंगे इस वीक में। आगाज़ से यानी आज से बेहतरीन है। और जितना लोगों से रब्ता होगा उतनी ही ज़्यादा बेहतरीन एनर्जी को पाएंगे। डिटर्मिनेशन काफ़ी हाई है। जिस काम के पीछे पड़ेंगे वो काम अल्लाह की मदद से होने की तरफ जा रहा है। जॉब बिजनेस कैरियर में ओवर थिंकिंग नहीं करनी। मोहब्बत में एक नया आगाज़ है। एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ बेहतरीन है और ट्रैवलिंग अभी ना करें, रुकावटें आ सकती हैं।
सूरह इखलास का वेद 21 मरतबा रोजाना, और मून कहता है कि अपना ध्यान ठीक करें, उसी से आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ अपना जाएंगी। ध्यान ठीक करें, उससे बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, और जी आपने जाना कि आपके सितारे क्या कह रहे हैं, तो जो एहतियात बताइए वो आप करें, और जो आपके हक में चीजें बेहतर होने वाली हैं उसके लिए सेलिब्रेशन बनती है आपकी। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब कुछ गाड़ियों की बात कर लेते हैं। और जब भी ऑटो मार्केट एक बड़े शिफ्ट से गुजर रही होती है तो इंडस्ट्री की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जून से दिसंबर तक पाकिस्तान में तकरीबन 23 नई गाड़ियां लॉन्च होने को तैयार हैं, और इनमें से हम देख रहे हैं सिर्फ 3 जो हैं मॉडल्स रिवायती पेट्रोल पर चलेंगे, जबकि बाकी 20 जो हैं इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड या PHEV टेक्नोलॉजी पर मबनी है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब बाकायदा तौर पर फ्यूल एरा से निकलकर इलेक्ट्रिक दौर में दाखिल होने जा रहा है। और रवा में हमने देखा चंगान, GWM, MG और बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपनी गाड़ियां लॉन्च करी। और वहीं दिसंबर तक BYD और मर्सिडीज़ का जायंट प्रीमियम जो ब्रांड है डेंजा भी मार्केट में कदम रखने वाला है। उधर बिल्कुल जी, और पाकिस्तानी सारिफ इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ माहौल बचाने के लिए नहीं बल्कि पेट्रोल के भारी अखराजात से बचने के लिए भी खरीदता है। ऐसे में बिजली के बढ़ते हुए निर्ख और मोटरवेज पर फास्ट चार्जर्स का ना होना ग्रीन पाकिस्तान की राह में बड़ी रुकावट भी है। और अहम सवाल ये कि इनमें से कितने मॉडल सारिफीन के लिए दस्तयाब होंगे, क्या कीमतें इस कदर मुनासिब होंगी कि आम सारिफ भी इसको खरीद सके। ऑटो एक्सपर्ट SGM कैपिटल मोटर्स सौलिया हसन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, और उनसे जानते हैं कि इंडस्ट्री में कैसा शिफ्ट आ रहा है, और जनाब सारिफीन के लिए क्या कोई आसानियां भी होने जा रही हैं जो कि कम बजट रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें बताइएगा कि पाकिस्तानी मार्केट जहां पर हम देखते हैं कि ऐसे चार्जिंग स्टेशंस जो हैं उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन भी करते हैं कि चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं, वहाँ 2026 के एंड तक हम देख रहे हैं कि 23 कंपनियां जो हैं वो तकरीबन गाड़ियां लेकर आ रही हैं, जिसमें से 20 जो है वो हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक होंगी या उससे हाइब्रिड होंगी। तो जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप नहीं समझती कि वो पहले कायम करना ज़रूरी है, चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो यहाँ पर होना ज़रूरी है, और कोई पॉलिसीज़ होनी चाहिए, उसके बाद इस तरह की गाड़ियाँ आनी चाहिए? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। अच्छा, सबसे पहले जो आपने ये बात की है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ ये है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी। इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी तेज़ी से बिल्ड हो रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ट्रेवल किया फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद ऑन एन इलेक्ट्रिक कार, थिंकिंग कि यार 330 किलोमीटर है तो मुझे AC शेसी लगा कर ये 300 चलेगी, तो लेट्स गेट गोइंग ऑन द रोड और देखते हैं कहाँ कहाँ हमें इलेक्ट्रिक स्टेशंस मिलेंगे। तो अगर आप चाहेंगे तो इन्फॉर्मेशन दूंगी, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और वापस आपको हर एक साइट पर मिनिमम 8 इलेक्ट्रिक स्टेशंस हैं जो इस वक्त फास्ट चार्जिंग पे हैं, अवेलेबल हैं। और मज़े की बात यह है कि जब आप उनके पास जाएं फॉर चार्जिंग, हाइब्रिड कार्स दे डोंट चार्ज अगर लाइट गई हुई है, बट इलेक्ट्रिक कार्स दे चार्ज। जी, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। अब वो वाला डर लाहौर से इस्लामाबाद का तो खत्म हो लेकिन चुका सारा हम देखते हैं कि अभी भी सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज्यादा पोस्ट लगा रहे होते हैं कि जनाब हमारे शहर में तो सिर्फ एक है, और मोटरवेज पर देखें तो वो कहते हैं कि जनाब लाइट नहीं है या लाइन बहुत लंबी है, बारी पता नहीं कब आएगी। तो ये मसाइल तो हैं जो लोग हाईलाइट करते रहते हैं। अच्छा, ये मसाइल इसलिए हैं बिकॉज अगेन मैं अपनी उसी बात के पीछे जाऊंगी कि लोगों को पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप ये देखें, शुरू में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई थी, लोगों ने कहा जी आग लग जाएगी, करंट लगता होगा इससे। सो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास, देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट। इलेक्ट्रिक स्टेशंस बड़ी तेजी से बन रहे हैं क्योंकि लोगों का ROI, जो भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा ना, आप गाड़ियां आएंगी उस इलेक्ट्रिक स्टेशन तब लगाएगा जब उसको कोई फायदा होगा, नुकसान में तो कोई बिजनेस नहीं करता। अच्छा, नहीं, एक माइंडसेट भी है ना, कितना चैलेंजिंग है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है पेट्रोल से अब इलेक्ट्रिक कार पर शिफ्ट होना, कहीं ना कहीं एक खौफ है कि भाई कहीं ना कहीं चले गए और अवेलेबल नहीं है, रुक गए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो वो माइंडसेट तब्दील करने में कितने चैलेंजेस हैं, लोग शिफ्ट होंगे? देखें, ये जितना ज़्यादा जितने भी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, आई थिंक कि गवर्नमेंट को और उन सब कंपनीज़ को मिलकर एक कंसोर्शियम बनाकर लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या चीज़ होती है। अभी आपने बताया कि बहुत कंपनीज आ रही हैं, हाइब्रिड भी है, ये भी है। देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल, PHEV, हाइब्रिड, इन सब चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है बैटरी और मोटर के साथ, बाकी गाड़ियों में है इंजन। तो इंजन से जो चीज़ चलती है, जिसके अंदर पेट्रोल भी पूरा चल रहा है, आपके क्रूड ऑयल, बात तो है ना कि आपने मुल्क में
क्यों इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, क्यों गाड़ियां 2030 तक उन्होंने कहा 30% व्हीकल्स हमने ले आनी है इलेक्ट्रिक पर, वाई? बिकॉज आपकी इंपोर्ट में से 100% इंपोर्ट में से 80% आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और गाड़ियों और रिक्शों और बाइक्स के अंदर 60% वो क्रूड ऑयल यूज हो रहा है। अगर आप हाइब्रिड पर चले जाएंगे तो आप कितनी बचत कर लेंगे? वो क्रूड ऑयल तो यूज हो रहा है, अगर 100% नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 80% तो हो रहा है, क्योंकि हाइब्रिड में भी पेट्रोल की कंजम्पशन तो है जी। ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा रेंज एंग्जाइटी की आपने बात की ना, रेंज एंग्जाइटी देखें, जब आप याद है आपको सीएनजी आई थी, शुरू में लोगों ने कहा कि यार सीएनजी आई है तो ये भी धमाका हो जाएगा, और इस तरह फिर गाड़ियां फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ आने शुरू हो गई। फिर किस तरह सीएनजी बढ़ी, ये तो एक पॉलिसी थी, अच्छी थी बुरी थी जो भी था, फिर हम इंडस्ट्री में गैस हमारे लिए खत्म हो गई वो चीज़। बट इलेक्ट्रिसिटी का ये नहीं है, हमारे पास एम्पल इलेक्ट्रिसिटी है, गवर्नमेंट एक्सेस बना रही है, उसको यूटिलाइज करना है, इंपोर्ट हमने अपने पेट्रोल का कम करना है। इलेक्ट्रिसिटी फिर गाड़ियों के लिए ही है वैसे तो। देखें बात ये होती है, मजे की बात ये, कराची में बड़े लोग कहते हैं इस एरिया में बिल्कुल लाइट नहीं थी, फलानी जगह लाइट नहीं थी। भाई बिल देना होता है ना बिजली का, गवर्नमेंट ने भी चलना है, उन्होंने भी कमाना है, कुछ कमाएंगे तो वो कुछ लगाएंगे, किस तरह से सिस्टम चलेगा। अच्छा, आपने रेंज एंजाइटी की बात की है, एक और एंजाइटी भी है, मतलब वो खरीदार जिसकी वाहिद या इकलौती गाड़ी हो और वो उसको लेनी पड़ जाए इलेक्ट्रिक, वो भी एक सोच में पड़ा होता है कि यार चलें, जिसके पास सरमायादार के पास 2-3 गाड़ी हैं वो तो इलेक्ट्रिक एक रख ले, समझ आती है, एक्सपीरियंस जैसा भी हुआ चले अफोर्डेबल है, मैं कहाँ जाऊँगा? तो उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? अच्छा, उन्हें किस तरह कन्विंस करेंगे? उनको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि स्टेट बैंक के थ्रू अभी बहुत अच्छी प्रोविजंस आने लगी हैं। अभी आपको पता है फाइनेंस बिल नहीं आया, बहुत ज़्यादा हमें डिटेल्स नहीं पता, ऑटो पॉलिसी नहीं आनी है अभी, उसका भी हम वेट कर रहे हैं। तो जो आप इन लोगों की बात करें, दे नीड टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव कि गाड़ी लेनी क्यों है। गाड़ी पूरी दुनिया में एज ए यूटिलिटी यूज़ होती है, एज एन एसेट नहीं यूज़ होती। हमें पाकिस्तान में घर और गाड़ी एज एन एसेट यूज़ करते हैं। अच्छा, अब उसकी सोच कैसे कि हम एक चीज़ लें, वापस उसका आरओआई कैसे बनेगा? आप गाड़ी जो यूज़ कर रहे हैं उसमें पर यूनिट जो है आपको, अगर आप घर पर चार्ज करें तो टैक्स समेत 55 रुपीज़ का पड़ेगा। बाहर से आप चार्ज कर रहे हैं तो पंजाब में 90 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का यूनिट है, 350 से तो कम है। और उसकी आप ये देखें कि पर किलोमीटर कॉस्ट जो है एक गाड़ी की ऑन रोड इलेक्ट्रिक की, वो बहुत कम हो जाती है। देखिए 200 गुना कम है उसकी प्राइस से। फिर पेट्रोल आप डालते हैं, उसकी हीट प्रोडक्शन अलग है, आपकी गाड़ी में डेप्रिसिएशन अलग आ रही है, और आपकी ऑन रोड हर 5000 किलोमीटर के बाद मेंटेनेंस है। इलेक्ट्रिक में नहीं है। आप जब इलेक्ट्रिक ले लेते हैं ना तो 2-2.5 मैक्सिमम 3 साल में आपकी उस गाड़ी के पैसे पूरे हो जाते हैं। उसके ऊपर जो यूटिलिटीज हैं वो आपकी बचत है, सिर्फ बिजली का खर्चा है जिस पर आप उसको रन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक सोच है। 2 साल के बाद तो आपने फिर एक और गाड़ी के पैसे जमा ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। ये जब इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाती, गाड़ियां आ जाती, हुकूमत इसके हवाले से भी पॉलिसी बना देगी कि कहाँ कट लगाना है, कहाँ टैक्स ज्यादा लेना है। रिपोर्ट आई है कि 50,000 जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं, अब हुकूमत इलेक्ट्रिक पे टैक्स जो है वो इम्पोज कर रही है। ये सोलर वाला सिस्टम यहाँ पे भी लग रहा है हमें कि जनाब, तो ये आप ना देखिए। नहीं, मैं इसमें भी आपको बताती हूँ। देखें, अभी तक हमारी पॉलिसी क्लियर नहीं है ऑन ऑटोस। ठीक है, उन्होंने बताया एफईडी बढ़ेगा किस पर? जो गाड़ियां 2 करोड़ से ऊपर हैं, वो लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं उसको, पहली बात। दूसरी चीज़, अभी तक हुकूमत ने 2000 सीसी तक की जो तक से नीचे जो गाड़ियां, उसके ऊपर कोई भी डिटेल नहीं दी कि टैक्सेस लगेंगे नहीं लगेंगे, क्या होगा। अभी फिलहाल एवरीथिंग इज द सेम जैसे थी। अब जब डिटेल्स आएंगी उसके ऊपर पता चलेगा कि एफईडीज कहाँ हो रही हैं। ओवरऑल आप देखें कि हुकूमत ने टैक्स नेट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से देखिए लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ बेहतर हो जाएगी। जो पैसा घरों में, बैंकों में जिन्होंने छुपाया हुआ है या रखा हुआ है, उस पर प्रॉफिट खा रहे हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। ओवरऑल इकोनॉमी में फर्क आएगा। सबसे पहले गाड़ी बिकेगी। तो आपने जैसे कहा ना कि लोग यहाँ पर सरमाए के तौर पर ही देखते हैं, घर हो या गाड़ी हो, वो अवेलेबल जरा इजीली नहीं है ना। बाहर की हम इधर उधर कंट्रीज में देखें, गाड़ी एक नीड समझी जाती है और वो हर किसी के पास होती है, इजीली अवेलेबल भी होती है, किसी ना किसी तरीके से सेकंड हैंड या इस सूरत में भी होती है। यहाँ सेकंड हैंड गाड़ी भी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इतनी महंगाई है। तो अगर एक आम इंसान गाड़ी खरीदना चाहता है, उसके लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी जो पहली हो और अफोर्ड भी वो कर सकता हो नीड के तौर पर? देखें, वो पहले देखे कि छोटी हैचबैक कौन लेकर आ रहा है, पीछे कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी प्लांट लगाने जा रही है, ईडीबी से हर चीज़ें उसकी क्लियर हैं, तगड़ी कंपनी है तो वो जाएगी नहीं कहीं पर, प्लांट लगा रही है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है ये, तो उसने जाना कहीं नहीं है। तो जो स्टार्ट कर रहा है, मेरी उनको सजेशन यही है कि स्टार्ट विद समथिंग स्मॉल, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अब मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ कर रही हूँ, पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे।
तो मुझे कोई रेंज एंजाइटी नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है किस किस जगह चार्जिंग स्टेशन है। मैंने प्लान करके घर से निकला, ये नहीं कि सोते हुए आप निकल गए, ओहो पेट्रोल ख़त्म हो गया, ओहो ये। यू हैव टू बी अ लिटिल कॉन्शियस, और अब ये टाइम है कि पाकिस्तानी अवाम थोड़ी कॉन्शियस हो जाए, प्लानिंग करे और तरीके से चले। आईफोन भी तो हम या कोई भी फ़ोन है चार्ज करके निकलते हैं ना घर से, डेड हो जाए तो चलो एक बैटरी बैंक है, उसके लिए आपके पास और बहुत ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ, एज बैटरी बैंक, BSS है, पोर्टेबल्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्राइसेस बेहतर होंगी, ये मोबाइल की तरह है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी ये पिछली टेक्नोलॉजी सस्ती होती जाएगी। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि जो 3 बिग प्लेयर्स हैं हमारी ऑटो इंडस्ट्री के, नए आने वाले जो लोग हैं, जिस तरह से कंपनीज हैं, चंगान है, BYD है और दूसरी कंपनीज जो हैं वो आ रही हैं, ये इनका मुकाबला कर सकेंगी? क्योंकि लोगों का एक ट्रस्ट भी जो है वो डेवलप हो चुका है, और क्या इनकी इजारादारी ख़त्म हो सकेगी? काफ़ी हद तक डैमेज तो हुई है। देखें, इस वक्त जो बिग 3 की आप बात कर रहे हैं, छोटे सेगमेंट में एक ही कंपनी है, बाकी 2 बड़े सेगमेंट में, उनमें से कह लें वन ऑफ देम इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ लॉसेस, बहुत लॉसेस वो बेयर कर रहे हैं। जो दूसरे हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में गाड़ियाँ उनकी बहुत जा रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट डाले ले रहा है, गवर्नमेंट फॉर्च्यूनर्स ले रहा है, इसको ये मिल रहा है, इसको वो मिल रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे नाउ द गवर्नमेंट इज़ शिफ्टिंग। आप देख रहे होंगे कि इधर पुलिस में BYD की गाड़ियाँ हैं, इस्लामाबाद में देखेंगे वहाँ पर रडाराज हैं। तो आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी अब गवर्नमेंट की तरफ से वाकई में ही ऑन सॉलिड ग्राउंड डिमांड क्रिएट होना शुरू हो गई है। एंड आई मस्ट अपलॉड कि ये सबसे पहला स्टेप पंजाब गवर्नमेंट ने और कैपिटल में स्टार्ट हुआ है। और पंजाब में हमें वो इलेक्ट्रिक टैक्सीज नजर भी आ रही हैं। बिल्कुल, सेफ्टी मेजरमेंट्स है। बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है। देयर ऑल। देखें, हर गाड़ी की ना, अब जिस तरह पेट्रोल गाड़ियों को लोगों को पता चल गया, आपको एक टाइम ऐसा भी था कि जहाँ जब ऑटोमेटिक गाड़ी आई तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो बड़ा पेट्रोल खाती है, ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं चलानी। ऑटोमेटिक बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे। अब हम दूसरी गाड़ी चला ही नहीं सकते, पाँव में दर्द हो जाती है क्लच दबाते दबाते। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शिफ्ट है, इंसान को शिफ्ट चाहिए, बस शिफ्ट को, चेंज को एक्सेप्ट करने में साइकोलॉजिकली हम लोग टाइम लगाते हैं। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, हर चीज़ का एक सर्कल। अभी ये जितनी भी गाड़ियाँ आगे आने वाले दिनों में लॉन्च हो रही हैं, उनमें से बेस्ट कौन सी है? आप क्या सजेस्ट करती हैं देखने वालों? देखें, बजट बता दें आप। नहीं, देखें, मैं सब लोगों से एज अ पाकिस्तानी अपील करना चाहूँगी, प्लीज़ गो फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। आपके मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा, आपके टैक्सेस का, आपके पैसे जो हैं वो पेट्रोल में उड़ रहे हैं। प्लीज़ अवॉइड दैट। आप लोग आज एक अच्छा काम करेंगे, आगे बच्चों के लिए एक फ्यूचर है आप बिल्ड करें। लाहौर में ही आप देख लें, इतना धुआं होता है, स्मॉग हो जाती है गाड़ी के धुओं की वजह से, रिक्शों के धुओं की वजह से। बाइक बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक पर, रिक्शे बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। और अभी आप शिफ्ट देख रहे होंगे कि पिछले साल और इस साल में रजिस्ट्रेशन लेवल्स बहुत हाई हो गए हैं। गवर्नमेंट ने अच्छे इकदाम लिए हैं। अब जो इन्होंने बजट अनाउंस किया, जो टैक्स नेट इन्होंने बढ़ाया है, उससे ये लोगों को मजबूर करें कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, बाहर से पैसा उठाएं। ऐसे उनको पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कोई एक गवर्नमेंट 5वां बजट निकाल रही है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को टाइम चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, लर्निंग फेज में लाने के लिए। एंड इफ इट्स ग्रोइंग, जो इस बार का बजट है वो काफी इतना अरसा हो गया, ना ये लर्न कर पा रहे हैं ना ये ग्रो कर पा रहे हैं। बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, जिधर आवाम को फायदा होता है ना उधर ये पहुंच जाते हैं, डाका डालते ही डालते हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देखें ना कि मजीद लोग जो हैं वो ऐड हो गए हैं, जो खते गुर्बत से भी नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये भी मसाइल अपनी जगह पर मौजूद है साले। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने पाकिस्तानियों को बताया कि जनाब आपका फ़ायदा किस में है। अब आप जनाब तय करें कि आपने ये फ़ायदा उठाना है या नहीं उठाना। हमने तो आपको सारे प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए इलेक्ट्रिक गाड़ी। आप शिफ्ट होने वाले इलेक्ट्रिक कार पर? मैं भी इसके बारे में यकीनन सोचूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, मुझे एंजाइटी है अभी भी। यहाँ बैठे बैठे भी सोच रही हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जिंग ना मिली तो फिर मैं क्या करूँगी। तो ये एक प्रेशर, आपकी अपनी इतनी एनर्जी है, उससे चार्ज हो सकती है। नहीं, ब्रेक ही लेते हैं, आप मेरी एनर्जी पे आ गए। यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहे सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, हर साल पाकिस्तान के लाखों नौजवान अपनी आंखों में ख्वाब सजाते हैं बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का, एक शानदार इंटरनेशनल करियर बनाने का ख्वाब। लेकिन आज यानी साल 2026 में आलमी तालीमी मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हो चुका है। अब दुनिया आपकी स्किल्स, आपके हुनर और आपके राइट माइंडसेट को देख रही है। और अक्सर नौजवान बगैर किसी दुरुस्त गाइडेंस के सोशल मीडिया वीडियोस देखकर अप्लाई कर देते हैं और बाद में वीज़ा रिजेक्शन की सूरत में ना सिर्फ लाखों रुपए डूब जाते हैं बल्कि उनका मुस्तकबिल भी दाव पर लग जाता है। और ऐसे में जानना बड़ा ज़रूरी है
कि कामयाबी का दुरुस्त रास्ता आखिर क्या है। बिल्कुल ऐसे ही। और इससे पहले उज़ैर, जैसे हम गाड़ियों का जिक्र कर रहे थे, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और जो भी गाड़ियां लेनी है वो लेने के लिए पैसे ज़रूरी हैं तो पैसे कमाने बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये महज बैरून मुल्क चले जाना कामयाबी की ज़मानत है, या पैसे कमा लिए जाएंगे, या असल इम्तिहान वहाँ जाकर शुरू होता है। दुनिया की जॉब मार्केट जो है अब टेक्नोलॉजी और हुनरमंद अफराद की तरफ शिफ्ट हो रही है। ऐसे में हमारे नौजवानों का पहला कदम क्या होना चाहिए? वीज़ा फाइल में की जाने वाली जो गलतियां हैं वो कौन सी हैं, और जिनसे बचकर, रिजेक्शन से बचकर हम 100% मंजूरी की तरफ जा सकते हैं। और PTE जैसे जदीद इंग्लिश टेस्ट इस सफ़र को कितना आसान बना सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं CEO PTE इंजीनियर मोहम्मद जाबिर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इतना टाइम वैसे ये मुझे लग रहा है PTA ना मैं बोल आईफोन रखा हो तो फिर PTA की याद तो आती है बार बार मेरे मुंह से PTA निकल रहा है। तो सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि तलबा के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है बैरून मुल्क जाना, और फिर वहाँ सरमायाकारी के हवाले से भी बता दीजिएगा, और कामयाबी कितनी जो है वो 100% होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं से रिजेक्ट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और फिर वो दोबारा कभी ट्राई नहीं करते हैं कि मैंने जाना ही नहीं है। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और इस मौजू पर बात करने के सिलसिले में सबसे पहले तो देखना होगा कि बाहर जाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। या तो पैसे कमाना है, ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि आला तालीम के हुसूल के लिए जाएं और डिग्री लेकर वापस आ जाएं। तीसरा ये है कि आप वहीं पर सेटल हो जाएं। तो डिफरेंट रूट हैं बाहर जाने के। एक स्टडी वीज़ा जिसका आपने स्टार्ट में जिक्र किया, दूसरा है जी सरमायाकारी या पैसे कमाना। उसके लिए लोग फिर सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। 2-3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। स्टडी वीज़ा वो है कि आपने कोई डिग्री करनी है, आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, समहाउ PhD के लिए कर रहे हैं। दूसरी आती है स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, जिस पे आप बात कर रहे थे कि हुनरमंद अफराद भी अब जो है वो बाहर जाते हैं और वहाँ पर जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। उसमें फिर वर्कर वीज़ा आता है, उसमें स्किल्ड इमिग्रेशन आती है, अनस्किल्ड वर्कर कैटेगरीज आती है, फिर सेटलमेंट आती है, सिटीजनशिप आती है। एक सेकंड कैटेगरी वो होती है। थर्ड कैटेगरी वो है जिसमें लोग टैलेंट की बेस पे दूसरे ममालिक का सफ़र कर रहे होते हैं या रुख करते हैं। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो ग्लोबल टैलेंट हंट वीज़ा ऑफर करते हैं। अच्छा। इसमें ऑस्ट्रेलिया करता है, UK करता है, कैनेडियन गवर्नमेंट करती है, और US भी करती है। तो हमें ये देखना होता है अप्लाई करते हुए सबसे पहले कि हमें स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, या हमें स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, या हम ग्लोबल टैलेंट हंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले तो हम भी कोई सोच सके हिडन टैलेंट कुछ। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि ये डिफरेंट कंट्रीज जो ग्लोबल टैलेंट के लिए ऑफर करते हैं, ये बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है। इसमें रिसर्च में, IT में, हेल्थ केयर में और आर्ट्स के जो लोग होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। यानी एक ऐसा प्रोफाइल जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो और वो नॉर्मल प्रोफाइल ना हो। वो आप अवार्ड याफ्ता भी हो सकते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हो सकते हैं, आपकी ऐसी स्किल्स भी हो सकती हैं ये कहीं और मैच ना करती हूँ, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ सकता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के जो स्टैट्स हैं 2025 में बताया गया था कि तकरीबन 7,62,000 पाकिस्तानियों ने ये मुल्क छोड़ा है। एक बहुत बड़ी तादाद है लास्ट ईयर की। और ये अगर कंपेयर किया जाए 2024 के साथ, तो इसमें बताया गया कि 35% जो है इसमें इंक्रीमेंट हुआ, इजाफा हुआ। अच्छा। अभी 2026 चल रहा है, जून है, 6 मंथ हुए हैं, तो हम उम्मीद यही है कि ये इजाफा और होगा। हमें ये देखना और समझना होगा कि पाकिस्तान से जाने की वजूहात क्या वाकई सिर्फ तालीम हासिल करना है, या मुल्क छोड़कर वहाँ पर सेटल होना है। आप दोनों तरीकों के लिए जाएं। मैं समझता हूँ कि स्टडी के लिए भी जाएं, सेटलमेंट के लिए भी जाएं। एक अप्रोच ये होती है कि बस हमने किसी तरह पहुंच जाना, बाकी फिर देख लेंगे। वो फिर मसाइल होते हैं, आपको वापस आना पड़ता है। आप स्टडी के लिए जाएं या तो फिर आप तय करके जाएं कि आपने वहाँ सेटल होने जाना है। देख लेने की मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ सर, UK के हवाले से। UK में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अप्लाई करते हैं। UK होम ऑफिस ने रिसेंटली 2025 के स्टैट्स दिए कि 10,500 पाकिस्तानियों ने असाइलम अप्लाई किया हमारे कंट्री में आके। अच्छा, ये वो 10,500 लोग हैं जो यहाँ से स्टडी वीज़ा के लिए उन्होंने अप्लाई किया था या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। अब ये करते क्या है, जब यहाँ से चले जाते हैं और इनकी वीज़ा की मियाद या ड्यूरेशन जब ख़त्म होती है, तो उससे कबल ये फिर पनाह के लिए अप्लाई करते हैं। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक इंकशाफात ये सामने आए। BBC ने तो बल्कि इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया है पिछले दिनों, आप पढ़िएगा। उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर अप्लाई करते हैं, वो जो वजह या बुनियाद बनाते हैं, वो अपने आप को हम जिन्स परस्ती की बुनियाद पर अपना केस दायर करते हैं अदालत के अंदर। और 2023 में बताया गया कि पाकिस्तानी जो हैं 40% ऐसे थे, 574 पाकिस्तानी थे जिन्होंने यही दावा दायर करके जहाँ पनाह के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी।
सही। तो सबसे अच्छा उस काम के लिए फिर वहाँ पर बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो उनको इन अनलॉफुल और इलीगल प्रैक्टिस करवाते हुए उनके जाहिर है रास्ता भी तो कोई ना कोई दिखाता ही है। जी जाली प्रैक्टिस करते हैं, उनकी तस्वीर बनाते हैं, LGBT बाकायदा वहाँ पर सेलिब्रेशंस होती हैं, वहाँ पर उनकी टिकटिंग होती है, उनकी तस्वीर खिंचती हैं, डॉक्यूमेंटेशन एविडेंसेस बनते हैं और अदालत में पेश होते हैं, फैब्रिकेटेड स्टोरीज़, और उसकी बुनियाद पर फिर आप वहाँ पर अपना स्टे एक्सटेंड करते हैं। अब बात यह है कि हालांकि आपके पास एक लीगल पाथवे भी मौजूद है कि आप स्टडी कंप्लीट करें, PSW उसके बाद मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क, आप वो अवेल करें, वहाँ पर जॉब करें, उसके बाद जॉब की स्पॉन्सरशिप लें और फिर ILR इसको बोलते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, आप उसके लिए अप्लाई करें, बजाय कि आप एक ऐसी हिस्ट्री कायम करते हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान का नाम बजाय रोशन होने के, नेकनामी होने के, बदनामी का सबब बनते हैं। और ये मिसाल सिर्फ जो है वो पाकिस्तानी ही की है, क्योंकि टॉप असाइलम सीकर उनको UK होम ऑफिस ने डिक्लेयर किए हुए हमें, और बल्कि उनकी जू वाइट रुकने पार्लियामेंट हैं, उन्होंने तो ये कहा UK होम ऑफिस को कि पाकिस्तानियों को वीज़ा दिया ही ना जाए, ऐसी जैसे आप अफगानिस्तान को नहीं देते, कंबोडिया को नहीं देते, कैमरून को नहीं देते, तो ये इमेज ऐसा बांध रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जाना सिर्फ मसला नहीं है, चले तो आप गए। बिल्कुल। यानी फर्दे वाहिद कहता है कि मेरा जो है वो मेरी कश्ती पार लग जाए, बाकी जो इमेज है वो खराब हो जाए। और जो इमेज बन रहा है, अच्छा सरमाया भी इनके पास होता है, 30-30, 40-40 लाख, 1-1 करोड़ तक लोग देने के लिए तैयार है, बस मुझे बाहर डन बेस वीजा दे दें। लोगों के पास पैसे होते हैं, लेकिन इतने पैसे होने के बावजूद बस वो इतना नॉलेज नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है, सीधे तरीके से कैसे जा सकते हैं। तो सीधे तरीके से जाने के लिए अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो वहाँ पे लैक करते हैं शायद हम, के उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या पॉलिसीज़ वाजे नहीं कर पा रहे हैं। अब देखें 2 स्टेप है, एक है अप्लाई करके यहाँ से वहाँ तक के पहुँचने का सफ़र, ये स्टेप 1 है। ठीक है। स्टेप 2 है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर स्टे करना और वहाँ पर फिर सर्वाइव करने के लिए वो क्या करते हैं, ये 2 मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं। एक तो मैंने वहाँ की प्रैक्टिस बताई, वहाँ पर चले गए और वहाँ पर अब इलीगल प्रैक्टिस करके ये किस तरह स्टे करें। अब यहाँ से जाने के लिए क्या होता है, जिस तरह डन बेस का आपने हवाला दिया, पहली बात तो डन बेस कहीं भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट आपको मार्केटिंग के लिए यूज होता है, मार्केटिंग के लिए होता है, और आप समझे कि ये एक टैक्टिस है मार्केटिंग के अट्रैक्ट करने के लिए। कोई भी कंसल्टेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी हो और आपको वीज़ा इशू करने का इख्तियार उसे हासिल हो। ये कोई भी, अगर गवर्नमेंट है UK तो UK होम ऑफिस के पास इख्तियार है कि आपको वीज़ा दे या न दे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कह रहे हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया का इख्तियार है कि आपको वीज़ा दे या न दे। मैं, आप या कोई भी कंसल्टेंट एजेंट हम दावा कर ही नहीं सकते कि 100% वीज़ा है, नंबर 1। दूसरा ये कि श्योरिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जो कैंडिडेट्स यहाँ से अप्लाई करते हुए गलतियाँ जो करते हैं, जो आपका सवाल है कि उनको क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो ये कि अप्लाई करते हुए जो डिग्री है या तो वो जाली बनवा लेंगे, अगर KPK में ये बहुत ज़्यादा है, उधर पठान है कहता है सब हम करेगा बस तू पैसा देगा, ठीक है। एड पर पैसा, डन बेस यही कॉन्सेप्ट है ना सर। एक दफ़ा मुझे कॉल आई, मज़ा एक वाक़या याद आ गया, पठान की मुझे कॉल आई। अच्छा, बाहर जाने की रीज़न भी तो जाननी चाहिए कि जाना क्यों चाहते हैं। बड़ी दिलचस्प रीजंस हैं लोगों के पास। एक पठान ने मुझे कहा कि भाई जाना तुम USA का काम करता है तो हम USA जाना चाहता है। अच्छा। तो कहता है कितना खर्चा आएगा। मैंने कहा जी आपकी जॉब क्वालिफिकेशन क्या है? कहता है जी हम तो इधर क्रेन चलाता है। तो मैंने कहा इसका मतलब है फिर आप ट्रेड वर्क में आते हैं। ट्रेड वर्क उसमें प्लम्बर आता है, मैसन आता है, मजदूर और ये सारे आते हैं ना। तो मैंने कहा ये जो EB3 एक वीज़ा होता है US का, वो अब भी है गवर्नमेंट का, कि वो इन वर्कर्स के लिए होता है कि वहाँ पर आएँ और वहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। मैंने कहा आप उसके लिए फॉल करते हैं उस कैटेगरी में, लेकिन उसका जो एक्सपेंस है ना वो तकरीबन 30,000 उस वक्त डॉलर आ रहा था, आज से कुछ 3 years बिफोर ना। ठीक है। तो इतना आएगा। कहता है ये कितना होता है पाकिस्तानी? मैंने कहा तकरीबन ये 1 करोड़ की मालियत तो है ही, इतना होगा। कहता है हमारे पास करेन है तो वो हम बेचेगा तो हम चला जाएगा। तो मैंने कहा सर उसमें, अब मैं उसको बेनिफिट बता रहा था कि एक तो आपको वर्क का वीज़ा मिलेगा, आप लीगली वर्क करेंगे, लेकिन उसका एक बेनिफिट सर ये होगा कि आप ना फैमिली को भी मूव करवा सकेंगे ना। अच्छा। कहता है ये तू दोबारा बताए क्या बोला है? मैंने कहा कि फैमिली समेत जाएंगे। कहता है खुदा तो बेड़ा गर्क करे, मैं तो फैमिली की वजह से जा रहा हूँ कि उनको छोड़ के उनसे तंग आके जाना है और तुम कह रहे हो कि मैंने उनको भी उधर ही लेके जाना है। तो कुछ लोग मतलब इतने तंग हैं अपनी फैमिलीज में, ये भी एक रीज़न है। अब हो सकता है किसी और के लिए रीज़न ना हो, लोग तो अपने फैमिली के साथ और स्पाउस के साथ जाते हैं ना कि बेहतर सेटलमेंट होगी, सिटीजनशिप होगी। वैसे आप US स्पेशलिस्ट हैं, जिस तरह से वो किसी हमारे भाई ने आपसे पूछ लिया, किसी का इंटरव्यू है, एम्बेसी वो गया, वो आपसे रीज़न पूछते हैं, क्या आपके पास अच्छी और वैलिड रीजन होनी चाहिए? वो नहीं कि जो सारे एक ही रिपीट कर रहे हैं क्यों वाले, क्या आपके पास अच्छी रीज़न होनी चाहिए बताने के लिए? अच्छा जब सर स्टडी वीज़ा जनरली एक बात मैं बताने लगा, जब स्टडी वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं, विजिट है, एग्जाम्पल के तौर पे कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं, जिस उसमें एक SOP लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये बाकायदा लिखा जाता है रिटन में। जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या एम्बेसी के पास आपके एप्लीकेशन जाते हैं कि आने का मकसद क्या है, आप वाली बात
तो उसमें आप रीज़न बताते हैं कि मैं आपकी कंट्री में इसलिए आ रहा हूँ कि ये कोर्स या ये यूनिवर्सिटी मेरे कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसलिए आपके मुल्क में आना चाहता हूँ। अब ये आप रीज़न दे के यहाँ से चले तो जाते हैं। सम टाइम क्या होता है, ये रीज़न भी आपका कंसल्टेंट खुद ही लिख लेता है। अब आप एम्बेसी में जब जाते हैं तो इंटरव्यू में फेल क्यों होते हैं? आपको पता ही नहीं है कि आपकी इंटेंट है क्या वहाँ जाने की। आपके कंसल्टेंट ने आपके बारे में लिख के सबमिशन क्या की हुई है। एक तो रीज़न ये होती है। दूसरा ये होता है कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आपने एग्जांपल दी PTE पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, या आपको IELTS रिक्वायर होता है। उसमें या तो 6 बैंड रिक्वायर्ड होते हैं या 6.5 होते हैं। ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं 6 बैंड, मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो 6.5 बैंड रिक्वायर्ड होता है। अगर उसमें भी आपका स्कोर नहीं आया तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। दूसरी रीज़न हो गई। तीसरी ये कि यूनिवर्सिटी कहती है कि फॉर एग्जांपल मिनिमम 2.5 GPA आपका डिग्री के अंदर होना चाहिए। अगर आप 2.3 या 2.2 के साथ जा रहे हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ये भी रिजेक्शन की सबब बन सकता है। फिर एक अहम पॉइंट ये कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आप उसका कोई वेरिफिकेशन या कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करते कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मसलन आपने ये बता दिया कि आपके अकाउंट में 6 to 7 मिलियन तो अवेलेबल है, ये आया कहाँ से है, इसकी फंडिंग क्या है, ये इसका रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल नहीं। हाँ, जो पाकिस्तान के अंदर डन मनी ट्रेल लेना भी जरूरी है। पाकिस्तान में यही होता है ना कि अकाउंट में भी हम रखवा देंगे, वो तो बात दुरुस्त है, लेकिन उसको आप जस्टिफाई किस तरह कर सकेंगे, ये एक सवाल होता है। इसकी भी रीजन होती है। फिर जब आप रीजन होती है और फिर रिजेक्शन भी होती है। जी, ये रीजन बनती है उस रिजेक्शन की। जी, और वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही थी और यकीनन आपने इससे सीखा होगा कि जनाब अगर आप बाहर जाना चाहते ही हैं तो आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी और सबसे पहले नहीं इख्तियार करना, क्योंकि देखें ना अब सब कुछ बड़ा तो पकड़े जाने का भी खतरा है, फिर वापस भिजवा दिए जाएंगे, पैसा भी डूब जाएगा। जब सब कुछ लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप पूरी करें, लीगल तरीके से करें, तो क्यों नहीं आप जा सकेंगे। हर चीज़ रिटन है, हर चीज़ वो डिफाइन होती है, लेकिन हम उस तरीके को आजमाते ही नहीं है, ट्राई नहीं करते। क्यों? हम खौफ का शिकार होते हैं। हमें पता नहीं क्यों एक डर लगता है या क्या ऐसी कमजोरियां हैं जहन में कि हाय कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर सही तरीके से जाएंगे और सही तरीके से जाकर वहाँ काम करेंगे तो हो सकता है कि उनको भी पसंद आ जाए, आप वो कहें जी बिल्कुल यहाँ रुके काम करें। तो सही रास्ता इख्तियार करें, कोई इलीगल रास्ते से जाने की आपको जरूरत नहीं है। अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने आपको बीट रीड के बारे में बताया था, जो मौसीकी के शायकीन के लिए एक मुनफरिद डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर सामने आया। और बीट रीड मुख्तलिफ ज़बानों और रंगों की मौसीकी को अपने मुनफरिद अंदाज में पेश कर रहा है। और अब बीट रीड ने एक नया भोजपुरी गीत कटीला बदन मोरा रिलीज किया है, जिसे सुनकर वाकई दिल झूम उठता है। और ये कैसा गाना है, शादी ब्याह की तकरीबात, खुशी के जितने भी मौके हैं और फैमिली फंक्शंस की रौनक को बढ़ा सकता है। और इसकी मौसीकी सुनकर बेख्तियार कदम थिरकने लगते हैं और महफिल का रंग ही बदल जाता है। तो आइए नाज़रीन, बीट ट्रीट की पेशकश कटीला बदन मोरा सुनते हैं।
सेनवा कटीला बदन मोरा जहरी लग मोरे पायल की छन छन में एक जादू भरा है जो देखे मुझे एक नजर वो तो वही मरा है तोरी नंदिया चुराती जाए मोरी काली रेनवा कटीला बदन मोरा जहरी लग मोरे माथे की बिंदिया ये राजा रूप है खिलता श्रृंगार जैसे देखी सी धूप है जिया धड़के जब देखो अपना बालम सेनवा कटीला बदन मोरा जहरी लग मोरे नैनवा कजराई अख बाबू लूटे तेरा चैनवा वाह वाह, बहुत जबरदस्त खूबसूरत। जी। और बीट रीड हर तरह के गाने ला रहा है, हर रंग के गाने ला रहा है और ये बड़ा ही जबरदस्त गाना है डांस के लिए। मतलब शादियों ब्याहों में तो खूब लोग नाचने वाले हैं इस गाने पर। और मौसीकी की हर सिंफ की जो है ना वो जी, नुमाइंदगी हो रही है। और मैं भोजपुरी। देख रहा था बड़ा एनर्जेटिक सॉन्ग है, Energetic जैसे सा ये song। चला है तो माहौल ही बदल गया। मैं भी देख रहा आप भी पाँव जो है ना, एक तो आप बिहू कर रही है और साथ साथ आप पाँव भी हिला रही है, इससे पता चल रहा था आप कितना एंजॉय कर रही है इसको। मुझे लगा आप भी थोड़ा डिस्को करने लगे थोड़ी देर तक। नहीं, भोजपुरी ऊपर से गाना बड़ी जबरदस्त जबरदस्त है, है। बड़ी जबरदस्त बात है। तो होप आपने एंजॉय किया होगा और अपनी शादियों में भी इसको चलाकर और एंजॉय करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते नाज़रीन, जब भी टेक्नोलॉजी और बड़ी ईजादात का जिक्र होता है तो हमारे जहन जो है वो फ़ौरन अमेरिका, चीन या जापान की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आज हमारे मुल्क के बासलाहियत नौजवानों ने ये साबित कर दिया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो दुनिया को हैरान कर सकते हैं। इस्लामाबाद के दो होनहार तलबा आकाश अफराज और मुअज़्ज़म अली ने ड्रोन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया बाब रकम कर दिया। उन्होंने एक ऐसा ऑटोनॉमस ड्रोन तैयार किया है जो रुकावटों का पता चलाने, समत के तयन और पेलोड के मकासद के लिए काम करेगा। और इस ड्रोन की सबसे ख़ास बात ये कि ये जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है, चाहे वो सैलाब या ज़लज़ले जैसी नागहानी आफत में रेस्क्यू ऑपरेशन हो, हसास इलाकों की निगरानी हो या फिर साइंसी तहकीक। ये ईजाद हर शोबे में इनकलाब लाने के लिए तैयार है। सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और इसे आलमी सतह पर कब मुतारिफ कराया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जी मौजूद भी हमें ज्वाइन किया है ड्रोन के डेवलपर आकाश अफराज ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो और बड़े ज़बरदस्त आपने काम किया है। ये ड्रोन बनाने का ख्याल कैसे आया और इसमें किस किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सेंसर्स आपने इस्तेमाल किए? तो पहले आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आकाश अफराज है and I am final year student of National University of Technology and I am pursuing bachelor's in AI from NewTech. So beside, I am the CEO and founder of Safe Sky Nexus. And मेरा startup is relevant to aerospace. इसमें we manufacturing drone and beside I am part of National Incubation Center of Aerospace Technology, NASTAC. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कैडेट कॉलेज वाना से लाइक 2016 में। वहाँ सिर्फ लाइक पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ पे फिज़िक्स क्लब थे, एस्ट्रोनॉमी क्लब थे, एरोस्पेस क्लब थे। तो मैंने वहाँ से मेरी एक क्यूरियोसिटी डेवलप हुई थिंग्स में। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ से ही प्रोजेक्ट्स वगैरह किए एंड 2022 में बैक इन 2022 में मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूटेक ज्वाइन की एंड वहाँ पे मैंने अपनी डिग्री परस्यू की इन बैचलर्स इन एआई। देन बैक टू फोर्थ सेमेस्टर मैंने नेशनल एयरस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में इंटर्नशिप स्टार्ट की। इंटर्नशिप में मुझे एक विजन मिला कि व्हाट आई हैव टू डू
मैंने क्या करना है अपनी लाइफ में, तो मैंने वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद मैंने ग्लोबली रिसर्च किया, मैंने मेंटोर से कनेक्ट किया एंड आई डिसाइडेड कि ड्रोन स्टेक में अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। फिर मैंने नीश डिफाइन की, मैंने देखा कि ड्रोन्स तो हर कोई बनाते हैं, प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने प्रॉब्लम फिगर आउट की कि मेनली ड्रोन्स आर डिपेंडेंट ऑन जीपीएस। इस जीपीएस डिपेंडेंसी की वजह से जब हमारे ड्रोन्स लाइक मिशन में जाते हैं या कुछ वारफेयर इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वो इजीली स्पूफ्ड हो जाते हैं, जैम्ड हो जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं। सो मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने क्या, व्हाट इज़ आवर सोल्यूशन। सो देन आई डिसाइडेड कि एक ऐसा ड्रोन बनाया जाए जिसमें जीपीएस डिपेंडेंसी को ख़त्म करके पूरी वर्नेबल सिस्टम बनाया जाए। तो ये सेफ स्काई नेक्सस की फाउंडेशन थी। पाकिस्तान में इट्स और फर्स्ट स्टार्टअप के जो कि जीपीएस इंडिपेंडेंसी में काम कर रहे हैं। सो हमारी ड्रोन्स में अगर बात की जाए कि क्या चीज़ है, सो वी आर यूजिंग दिस लैम्प्स जो कि हार्डवेयर हमारी ड्रोन्स को बताएगा। ऑब्वियसली हम जीपीएस यूज़ नहीं कर रहे इन इट, सो बिसाइड हम लोग आकाश हमें ये भी बताइएगा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि जो आपका ड्रोन है ये जीपीएस का मोहताज नहीं है, तो फिर यानी कि ये ट्रैक भी नहीं इसको किया जा सकता, इसको ट्रेस भी नहीं किया जा सकता, और आप जहाँ पे भी चाहे वहाँ पर पाबंदी भी है, जहाँ पर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है, आप इसको वहाँ भी ले जा सकते हैं? या एग्जैक्टली देखिए, जीपीएस डिपेंडेंसी से हम जब इसको वॉरफेयर इन्वायरमेंट में भेजते हैं जहाँ पे जीपीएस इसके स्पूफिंग के चांसेस हैं, जब इसमें जीपीएस का फैक्टर ही नहीं है तो सबसे पहले इसमें स्पूफिंग के चांसेस बिल्कुल कम। और हमारा जो ड्रोन है इट्स टोटली लाइक ऑन बोर्ड, हम इसमें एआई यूज़ कर रहे हैं, इट्स लाइक विजन, हम लोग इसमें विजन बेस्ड नेविगेशन कर रहे हैं। जब ना किसी सैटेलाइट के साथ कनेक्शन है, टोटल हमारा जो जितने भी हमारे आईपी राइट्स हैं, हम लाइक कई फॉरेन से चीज़ें नहीं कर रहे, सब कुछ हमारा अपना कस्टम मेड है। सही। अच्छा आकाश, जिस तरह से हम नो फ्लाई जोन एरियाज़ की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे आपका ड्रोन चलाएं, लेट्स सपोज एयरपोर्ट के इर्द गिर्द अगर आपका जाकर चलाते तो वहाँ तो वो सारा सिग्नल्स जो हैं वो डिटेक्ट कर रहा होता है, पता चल रहा होता है, तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वहाँ भी ये मतलब चल सकता है? एज आई मेंशन्ड कि हम लोग इसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट यूज़ नहीं कर रहे, लाइक ह्यूमन का कोई कनेक्शन नहीं हो। हमारा सिस्टम इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद डिसीजन लेगा कि उसको किस साइड पे जाना है, किस चीज़ को डिटेक्ट करना है। अगर इन केस उसके वाइल इन कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है तो वो इंडिपेंडेंटली उसको अवॉइड करेगा, लाइक कोई ह्यूमन कंट्रोल की जरूरत नहीं है, ना ही सैटेलाइट लिंकेज है। ओके ओके ओके, टोटली ऑन बोर्ड। ठीक, ज़बरदस्त। अच्छा ये भी बताइएगा इस पर आपकी कॉस्ट कितनी आई है इसकी मेकिंग में, और आइडिया तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त है और आपने तैयारी भी की और बना भी लिया, पूरी टोटल कॉस्ट कितनी है? सो कॉस्ट की बात की जाए तो हमारे जो जीपीएस डिपेंडेंट हैं, जैसे हम DJI के ड्रोन देखते हैं, मैपिंग ड्रोन देखते हैं, सर्वेलेंस ड्रोन देखते हैं, तो उनकी प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम $8,000 to $10,000। लाइक जो सर्च एंड रेस्क्यू के लिए ड्रोन्स होते हैं तो उनकी प्राइस कॉस्टिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम $1,000, मिनिमम $5,000। तो हम लोगों का जितना भी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है एंड इट्स ऑल, और हमने लाइक फॉरेन से कुछ चीज़ें ना डाटा सेट पे किया, टोटली ऑन बोर्ड हमने सारी चीज़ें की। तो इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो इट्स फार मोर बेटर देन $10,000 कीमत भी कम है जो मार्केट में अवेलेबल ड्रोन्स हैं उससे, या उसके 50% कम से भी जबरदस्त। जीपीएस प्रिया, बहुत शुक्रिया आकाश आपके वक्त का, और वाकई जी बड़ी ज़बरदस्त ईजाद है और दूसरे ड्रोन से वाकई बहुत मुखालिफ है, और पता भी नहीं चल सकता, डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, तो ये एक खासियत है इस ड्रोन की। और पाकिस्तान देखे, पाकिस्तानी तलबा बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम करें और टेक्नोलॉजी के, और क्रेडिट वाना क्रेडिट कॉलेज को जाता है जनाब, जहाँ पर ये सारी सहूलियत मौजूद हैं, और ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है। साकी, इसी के साथ जनाब बढ़ते हैं आपसे इजाज़त लेने की तरफ। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।